जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति एक ऐसी साइंस है जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इजीली ज्योतिष से परिचय दिलाती है, उसको चीजों को समझने में, किसी को हेल्प करने में, अपनी खुद की हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो सबसे पहले सीरियसली में सब लोग जहां पर भी हैं कृष्ण मूर्ति जी, ठीक है, तो ये जो पद्धति है ये कृष्ण मूर्ति जी ने इसका मतलब इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। जब हम वैदिक में देखते हैं ना तो कई बार आपको लगेगा कि जब हम वैदिक में देख रहे हैं तो कुछ और चीजें दिखाई दे रही हैं, कृष्ण मूर्ति में देख रहे हैं तो कुछ और चीजें दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जब वैदिक प्रॉपर पढ़ोगे ना, पूरा समझोगे। अभी हम बस थोड़ा सा वैदिक पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है। जब आप सारे वैदिक में हम कहते हैं D60 तक चार्ट्स होते हैं हर चीज के लिए, आपके हर एक अंग के लिए, आपके हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक अलग उसमें चार्ट होता है। जैसे कि अगर आपको किसी का प्रोफेशन देखना है तो आप D10 को देखो तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जनरली D1 में 10वां घर किसका है, आपके प्रोफेशन का है, आपके प्रोफेशनल एक्टिविटीज का है, आप क्या कर्म करते हो इस बात का है। हम उन पर्टिकुलर नक्षत्रों में जब आप कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है ना वो पूरी की पूरी नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। हर चीज वहां पर नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। आप वैदिक में बहुत लंबा रूट लेकर जहां पहुंचते हो, कृष्ण मूर्ति पद्धति एग्जैक्टली आपको वहां पर लैंड करा देती है तुरंत। क्यों? क्योंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति में ना हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां इतने सारे प्रॉज होते हैं कि आपको एकदम शॉर्टकट मिल गया, एग्जैक्टली लैंड कर गए आप वहां पर, आपने सारे नक्षत्रों को बहुत इजीली रीड कर लिया, उनका एनालिसिस कर लिया, रेमेडीज फटाफट आपको समझ में आ गई। मतलब जब आप सीख जाओगे कृष्ण मूर्ति पद्धति तो इट विल हार्डली टेक लाइक 5 to 10 minutes टू डिकोड अ चार्ट। किसी भी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपको समझ में आएगा, लगेंगे किसी चार्ट को देखने में। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ऐसा लंबा टाइप में ऐसा गोल घुमा के नहीं, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। हम कृष्ण मूर्ति पद्धति के बारे में बात करते हैं, लेकिन जहां पर सारे के सारे प्रॉज हैं तो कुछ तो ऐसी चीज भी होगी ना जहां पर मैं कहूंगी कि नहीं ये चीज ना थोड़ा सा संभलना है इसमें। वो संभलने वाली बात क्या है? वो संभलने वाली बात ये है कि संभलने वाली बात ये है कि जब आप नॉर्मल चार्ट देखते हो तो आप कहते हो कि चलो ठीक है 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, है ना, 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक लग्न 2.5 घंटे तक रहता है। आपको 2 से 2.5 घंटे तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड ऑल, बट एक लग्न जो है 2 से 2.5 घंटे तक रहता है, करेक्ट। तो यहां पर सबसे जो मेन चीज हो जाती है ना कृष्ण मूर्ति पद्धति में, इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने के बाद इसमें जो एक चीज ऐसी आती है जहां पर हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अगर आपका टाइम ठीक नहीं है तो आपको वहां पर क्योंकि नक्षत्र ऐसे बदल जाते हैं, आपका टाइम ठीक नहीं है तो वहां थोड़ा सा हो सकता है आपको रिजल्ट्स में ऊपर नीचे दिखाई दे चीजें। तो टाइम करेक्ट है अगर आपके पास, किसी भी व्यक्ति का जब टाइम करेक्ट है तो केपी एस्ट्रोलॉजी इज मिराकुलस, एक्चुअली में मिराकुलस। और हाँ, इस कोर्स में मैं आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंग प्रश्न कुंडली लगाना बताऊंगी। जब हम पूरा कर लेंगे ना तो प्रश्न कुंडली लगाना बताऊंगी। अगर आपके पास अपना टाइम सही नहीं भी है, मतलब एक होता है ना कि टाइम सही नहीं है, तो भी कोई प्रश्न तो आता होगा ना दिमाग में, लोग आपसे आगे प्रश्न पूछते होंगे कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूं, मैं फॉरेन जाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या सबसे जो
मीन सवाल है लेकिन स्टिल आता है। बच्चा करना है तो बताओ लड़का होगा या लड़की होगी, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, कोई पूछ रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो बताओ क्या मुझे लड़का हो जाएगा, यही सवाल पूछते हैं, या मुझे लड़की हो जाएगी। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल आप कुंडली से देख के पता लगा सकते हो, लेकिन इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगेगा। वैदिक से भी हम पता लगा लेते हैं लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी कंफ्यूजन रह जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना प्रश्न की, तो प्रश्न कुंडली आपको एग्जैक्ट आंसर देती है, एग्जैक्ट, हाँ या ना, बात खत्म। जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ कि ना, हाँ लग जाएगी, नहीं लगेगी कुछ ही कर लो, नहीं लगने वाली, ये वाली जो जॉब का इंटरव्यू तुम देने जा रहे हो नहीं लगेगी। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति का जो क्वेश्चन सिस्टम है ना, वो बहुत 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 सटीक है, बहुत सटीक। आप सोचो ना कि इतना सटीक है कि हम ये बात बोलते हैं, जिस समय पर आप पैदा हुए, अगर उस समय वो आपके पास समय एक्यूरेट है आपका, तो आपको आपकी लाइफ का हर आंसर एक्यूरेटली मिल जाएगा। हो सकता है वो समय आपके पास एक्यूरेट ना हो, लेकिन जब जिस टाइम पर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका टाइम तो एक्यूरेट है ना, दैट इज फॉर द श्योर, उसका टाइम तो एक्यूरेट है। तो उस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति से बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी जब हम लोग लास्ट में होंगे ना, तो लास्ट की ऑलमोस्ट एक क्लास का है प्रश्न कुंडली का, वो पूरा समझ जाएंगे आप। तो प्रश्न कुंडली उसके बाद में इस कोर्स में कवर करूंगी, कृष्ण मूर्ति पद्धति की प्रश्न कुंडली। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति। तो सबसे पहली चीज, कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा होगा कृष्ण मूर्ति पद्धति में, जो कुछ रिकॉर्डेड कोर्स थे वो किए होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर हैं वो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी भी नहीं आता है। हम लोग वहां से स्टार्ट करके चलेंगे, वहां से चलेंगे। मैं कुछ मान के नहीं चलूंगी यहाँ पर कि आपको कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कितना आता है। आज हम यहां से 0 लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली चीज, जब हम एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति कहती है, आपने जो ये प्लैनेट उच्च का है, ये प्लैनेट नीच का है, कृष्ण मूर्ति पद्धति इन सब चीजों में नहीं मानती है। कृष्ण मूर्ति पद्धति ऊंच नीच का पापड़ा नहीं खेलती है, कहती है कि अरे जो है सो है, ना कोई प्लैनेट उच्च का है ना कोई प्लैनेट नीच का है, जब हम केपी पढ़ रहे होंगे। दूसरी चीज, आप लगन कुंडली को महत्व नहीं देंगे, आप कृष्ण मूर्ति पद्धति, जिसको हम भावचलित चार्ट भी कहते हैं, उसको महत्व देंगे। मतलब उसमें से रीडिंग, जो हम रीडिंग करेंगे ना, वो भाव चलित में से रीडिंग करेंगे। अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आएगा कि कृष्ण मूर्ति पद्धति और मतलब लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट में क्या फर्क है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। आज हम बेसिक्स, बहुत बेसिक लेवल पर बात करने जा रहे हैं। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम भाव चलित चार्ट देखते हैं। अब भाव चलित चार्ट क्या होता है, अब ये देखो, ध्यान देना आप, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि लगन कुंडली में और भाव चलित चार्ट में फर्क क्या है। मान लीजिए आपका सूर्य 12वें घर में है लगन कुंडली में। लगन कुंडली मतलब जिसको आप आज तक की डेट में, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी आपको ज्ञान होगा, तो आपने जो आज तक की डेट में देखी है, जो सबसे पहला चार्ट आता है हमारा, जिसको D1 कहते हैं, लगन कुंडली कहते हैं, आपका जो मेन चार्ट होता है, तो जो मेन चार्ट होता है ना हमारा, उसे D1 कहते हैं, ठीक है, लगन कुंडली कहते हैं। जो आपने आज तक देखा है, जो ये मान के चलता है कि 2 से 2.5 घंटे के बीच के अंदर आपका वो एक पर्टिकुलर एक पार्ट रहता है। मान लीजिए किसी का लगन कुंडली में सूर्य 12वें घर में है, आपको 12वें घर का रेलेवेंस बताऊंगी अभी। 12वें घर का मतलब है कि लॉसेस हो गए, दूरी हो गई, छोड़ना हो गया, मतलब कोई चीज जिससे आप बस, लॉसेस के हाउसेस है बेसिकली। तो सूर्य 12वें घर में है लगन कुंडली में, आपको दिखाई दे रहा है,
इसका मतलब सूर्य अच्छा तो नहीं है ऑब्वियसली ना, दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से नहीं बनती। किसी का भी आप देखिएगा, अगर लगन कुंडली में सूर्य 12वें घर में है, आप उसे आंख बंद करके कह सकते हैं आपके और आपके पिता के विचारों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सूर्य 12वें घर में है। ओके, लेकिन जब आप भाव चलित में देखते हैं तो यही सूर्य 12वें घर में ना होकर आपको क्या दिखाई देता है, यार ये सूर्य तो 11वें घर में आ गया। क्योंकि भाव चलित कुंडली में प्लैनेट्स का पोजीशन चेंज हो जाता है एट टाइम्स, कई बार नहीं होता, कई बार हो जाता है। तो भाव चलित कुंडली में वो सूर्य 11वें घर में आ गया। अब आप यहां पर आप कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जब हम लगन कुंडली देख रहे हैं तो सूर्य 12वें घर में है, जब हम भाव चलित कुंडली देख रहे हैं, केपी चार्ट देख रहे हैं, तो वहां पर सूर्य 11वें घर में है। सूर्य 11वां घर तो अच्छा घर है, लाभ स्थान है। अच्छा घर इन द सेंस कलयुग के लिए बहुत अच्छा घर है, लाभ स्थान है। तो सूर्य नुकसान देगा, 12th हाउस नुकसान का है, 11th हाउस गेन्स का है। तो सूर्य नुकसान देगा या सूर्य प्रॉफिट देगा, लाभ देगा, क्या माने? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। मेरे दिमाग में ना कल ही एग्जाम्पल आया और भी बड़ा सही एग्जाम्पल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर कितने लोगों ने हैरी पॉटर देखी है? मैंने अपने बेटे के साथ बहुत बार देखी है हैरी पॉटर। ठीक है, तो मैं आपको उसकी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वो ना हैरी पॉटर मूवी और हैरी पॉटर बुक, वो 7-8 सीरीज है। तो वहां पर क्या होता है कि एक कैरेक्टर दिखाया है, स्नेप। ठीक है, जिन लोगों ने देखी है वो एक बार हाँ कर सकते हैं कि हाँ, स्नेप एक कैरेक्टर है। और स्नेप एक कैरेक्टर है जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो शुरुआत से आपको नेगेटिव रोल में दिखाई देगा। वो एकदम काले से कपड़े पहनता है और वो हैरी पॉटर का ना दुश्मन दिखाई देता है शुरुआत से आपको। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सारी सीरीज में ना वो आपको एक नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देगा, एक नेगेटिव रोल में, कि ये तो हैरी पॉटर का दुश्मन है। और दिखाया भी जाता है, किसी भी सीरीज में डिस्क्लोज नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं है। और वो आपको दिखाई देगा कि वो क्रूअल है, वो उसको मारता है, उसको मतलब हैरेस भी करता है एट टाइम्स पे, कि उसको बहुत ज्यादा मारता है, पीटता है, उसको गंदी तरीके से देखता है, उसके लिए उसको पनिशमेंट्स देता है। तो ऑल टुगेदर हम लोगों ने भी लास्ट तक नहीं देखी थी, तो मेरे दिमाग में भी क्या इमेज बनने लगी कि यार ये ना यही विलन है, यही विलन है। ये जो एक उसमें एक मेन विलन होता है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वोल्डेमॉर्ट। हाँ, वोल्डेमॉर्ट। ये वोल्डेमॉर्ट के साथ मिला हुआ है और वो होता भी उसी की सेना में ही है, मतलब उसी की सेना में होता है, उसी के पार्टी में होता है। वोल्डेमॉर्ट जो सबसे वाला कैरेक्टर है उसमें उसी की पार्टी में होता है। तो अभी आपके पास कोई भी रीजन नहीं है सोचने का कि किसी भी तरीके से हैरी पॉटर के लिए काम कर सकता है, नहीं है ना। आपको शुरुआत से लगता रहेगा, आप सारी मूवीज देखते रहोगे, आपको शुरुआत से लगता रहेगा। आप जिन्होंने हैरी पॉटर नहीं देखी और कभी वो हैरी पॉटर देखेंगे तो मैं उसका सारा का सारा मजा खराब कर रही हूँ। तो उसको आपको शुरुआत से लगता रहेगा कि ये स्नेप इज अ बैड कैरेक्टर। वो 12th हाउस में है, वो हैरी पॉटर ये किसमें दिखाई दे रहा है, नजरों से दिखाई दे रहा है कि वो बैड कैरेक्टर, और हैरी पॉटर भी उसको नफरत करता होता है। तो हैरी पॉटर के अकॉर्डिंग स्नेप कौन सा हाउस में है उसके लिए? 12th हाउस में नुकसान दे रहा है उसको, मतलब उसको पसंद नहीं है 12th हाउस। अब बाद में पता चलता है, जब लास्ट वाला वो होता है ना, लास्ट वाली मूवी होती है, उसमें पता चलता है कि स्नेप क्या होता है कि वो बुरा नहीं होता है। वो छुप छुप के सारा उसको दिखाता है कि वो छुप छुप के हमेशा वो हैरी पॉटर की मदद कर रहा होता है। क्योंकि वो हैरी पॉटर की जो मदर होती है उनसे वो बचपन से उसको, जो उसकी हैरी पॉटर की मदर होती है और जो स्नेप होता है, वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं। और चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं तो बाद में स्नेप यूज्ड टू लाइक हिज मदर, और लेकिन उसकी जो मम्मी होती है वो हैरी पॉटर के फादर से शादी कर लेती है। तो इस वजह से वो, और हैरी पॉटर बिल्कुल अपने फादर जैसा दिखाई देता होता है, तो इस वजह से उसके मन में वो एक, जब भी उसको देखता है ना तो उसको नेगेटिव फीलिंग आती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो मदर होती है लिली, उनके फादर से उसको मैच करता होता तो उसको अच्छा नहीं लगता होता। लेकिन स्नेप यूज्ड टू लाइक हिज मदर सो मच, इतना छोटा मोटा लाइकिंग नहीं था, लाइकिंग इतनी ज्यादा थी कि उस स्नेप ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। इतनी ज्यादा लाइकिंग थी उसको स्नेप को, और इतना ज्यादा उसका फ्रेंडशिप का इतना बॉन्ड था कि उसने पूरी जिंदगी शादी नहीं की।
ही यूज टू लाइक हिज मदर, लाइक जब वो मर गई उसके बावजूद भी उसके बेटे को प्रोटेक्ट करता रहा। तो वो वोल्डेमॉर्ट की सेना में भी था, ये बात भी सच है। और वो हैरी पॉटर को बहुत ज्यादा, मतलब इतना भी वो नहीं था कि बिल्कुल उसको एकदम ऐसे चिपका के रखे न ऑल। ही इज वो सैटर्न की तरह था, वो शनि की तरह था, टफ टास्क मास्टर। उसने हैरी पॉटर को बहुत सारी ऐसी विद्याएं सिखाई जो किसी को नहीं पता थी। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन उसने कभी कभी हैरी पॉटर को ना ऐसे प्यार नहीं किया, वो कभी ऐसे दुलार नहीं दिखाया। लेकिन अगर हैरी पॉटर, मैं कह सकती हूँ, अगर हैरी पॉटर लास्ट में जीता तो किसकी वजह से जीता? हैरी पॉटर हर बार बचा तो किसकी वजह से बचा? स्नेप की वजह से बचा। ये बाद में दिखाते हैं कि वो हर बार स्नेप की वजह से बचा है, हर बार स्नेप की वजह से बचा है, क्योंकि हैरी पॉटर दिखाई 12वें घर में दे रहा था लेकिन उसका भाव 11वें घर का था। मतलब स्नेप 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 12वें घर में दिखाई दे रहा था लेकिन उसका जो भाव था वो क्या, किसका था? 11वें घर का था। तो कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए किसी का सूर्य, अब वापस से इधर आ जाते हैं, किसी का सूर्य 12वें घर में आपको दिखाई दे रहा है, तो 12वें घर में सूर्य दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसके पिता से उसकी नहीं बनेगी, लेकिन उसके पिता से उसको नुकसान नहीं मिलेंगे। उसके पिता से हर बार उसको फायदा मिलेगा, हर बार उसको फायदा मिलेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जिसका 12वें घर का सूर्य है। 12वें घर का सूर्य मतलब लग्न कुंडली में 12वें घर का सूर्य है। पिता से विचार नहीं मिलते हैं, कई बार अनबन हो जाती है और कई बार बहुत ज्यादा अनबन हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति शुरुआत में पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, बार बार कोई भी क्लास होती थी उसमें रुक जाया करता था, तो उसके फादर जाते थे, उसके फादर की वर्चस्व की वजह से उसको प्रमोट कर दिया जाता था, इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास। तो फादर से हमेशा फायदा मिला। इनफैक्ट आगे चल के भी उसने कुछ काम करना चाहा तो फादर ने बढ़ चढ़ के उसकी हेल्प की, मदद की, पूरी तरीके से कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहीं विचार मिलते हैं, नहीं, विचार नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी अनबन रहती है, हाँ अनबन तो हो जाती है, कई बार काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सूर्य 12वें घर का है। 12वें घर में बैठा हुआ जो जो प्लानिट है ना, वो वहां से आप बहुत ज्यादा लल्लो चप्पो और बहुत ज्यादा ऐसा अच्छा फील नहीं कर पाते हो। लेकिन क्या यहाँ पर नुकसान होगा क्या? सूर्य मतलब सीधा सीधा पिता है ना, क्या पिता से नुकसान मिलेगा क्या? नहीं, पिता से नुकसान नहीं मिलेगा, पिता से हमेशा, क्योंकि पिता का भाव, यहां पर सूर्य का भाव किसका है? 11वें घर का। अब जब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य की दशा आएगी, तो अगर आप लगन चार्ट में देखोगे, लगन कुंडली में देखोगे, तो आप कहोगे कि सूर्य 12वें घर में, अब 12वें घर की प्लैनेट की दशा आई है तो कहीं ना कहीं नुकसान देगा, लॉसेस देगा, क्या कहते हैं उसे, प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी यहां पर। लेकिन जब एग्जैक्टली में एक्चुअली में होगा ना, तो देखोगे आप, जब सूर्य की महादशा आएगी तो उस व्यक्ति को नुकसान नहीं होंगे, उसको फायदे होंगे। अब यहाँ पर बात उल्टी हो जाएगी। अब वो देखेगा कि ये तो सूर्य लग्न कुंडली में तो 12वां घर दिखा रहा है, 12वां घर शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो मुझे इतना ज्यादा नुकसान, हाँ थोड़ा ट्रबलसम पीरियड है, थोड़ा सा मेंटली परेशान हूं मैं, लेकिन मुझे एक्चुअली में नुकसान नहीं, मुझे एक्चुअली में फायदे हो रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रिजल्ट। सूर्य दिखाई दे रहा है 12वें घर में, लेकिन वो भाव क्या रखता है आपके लिए? भाव क्या रखता है आपके लिए? भाव रखता है 11वें घर के। तो इसी वजह से जब भी आप कोई, और हाँ ये नहीं है कि 12वें घर का रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं, 12वें घर का एहसास होगा लेकिन रिजल्ट आएगा 11वें घर का। क्योंकि एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ये स्नेप की कहानी सुनाई, दिखाई तो दे रहा है वो 12वें घर में, दिखाई तो दे रहा है वो दुश्मन जैसा स्नेप, लेकिन उससे फायदे मिल रहे हैं, उससे नुकसान नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी कहानी हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर जब भी आप चार्ट देखेंगे तो आप चार्ट कौन सा देखेंगे? आप चार्ट सिर्फ और सिर्फ कृष्ण मूर्ति पद्धति वाला चार्ट देखेंगे। तो क्या लग्न कुंडली नहीं देखनी है? कभी नहीं देखनी है। हाँ, जब आप कृष्ण मूर्ति पद्धति वाला, जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो हम मेन इंपॉर्टेंस किसको देंगे? केपी चार्ट को देंगे, लगन चार्ट को नहीं देंगे। लेकिन
आज एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, दोबारा इस बात का क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि ये बात ना कई बार ऐसा होता है कि मैं बताती हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बताऊंगी, और लास्ट में जाके अगर कोई लास्ट वाले क्लास में मुझसे ये वाला सवाल पूछेगा ना जो मैं अब कह रही हूँ, तो मेरा मंगल एक्टिवेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। मतलब अब सुनो ध्यान से, मैंने हमेशा बोला है आपको, कोई भी प्लैनेट अपनी राशि नहीं छोड़ता है, राशि नहीं छोड़ता है। तो आपका जो ये लगन कुंडली है, अगर मान लीजिए किसी का जुपिटर, मैं किसी एक कुंडली लेकर समझा देती हूँ, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, दिखाई देगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक सेकेंड, मैं चार्ट लेकर समझाती हूँ। एक सेकेंड ना, दिखाई दे रही है आप लोगों को मेरी स्क्रीन? यस मैम, दिखाई दे रही है? यस मैम, यस मैम। ठीक है जी। एक चार्ट खोल के दिखा रही हूँ आपके सामने, जिसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि डिफरेंस क्या है। दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? दोनों चार्ट दिखाई दे रहे हैं? यस मैम, दिखाई दे। ये जो चार्ट है, ये नारायण कस्प चार्ट, ये है केपी चार्ट, ठीक है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये प्लैनेट, अब मैं ये इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यहां पर जरा हाँ, यहां पर अब आप मुझे बताइए कि यहां पर जो जुपिटर है, कौन से घर में दिखाई दे रहा है आपको लग्न चार्ट में? मैम तीसरे Third भाव में। house. थर्ड हाउस। थर्ड हाउस Third house. कैप्रिकॉर्न थर्ड राशि। हाउस में, ठीक है। यहां पर आपको, लेकिन इसका भाव कैसा है? जुपिटर का भाव कैसा है? जुपिटर का Second भाव house. सेकेंड हाउस की भाव है, तरह। सेकेंड हाउस। भाव कैसा है इसका? दूसरे घर का भाव है, ठीक है। चलिए यहां देखिए अभी, ओके, ये चंद्रमा, अच्छा वो है। आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको लगन कुंडली में चंद्रमा कहाँ दिखाई दे रहा है? सिक्स्थ Sixth हाउस। house. सिक्स्थ हाउस में। सिक्स हाउस में। लेकिन चंद्रमा का भाव कौन सा है? कौन से घर का भाव है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि चंद्रमा की राशि क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चंद्रमा की राशि क्या है? पाइसेस। एरिस। हाँ, पाइसेस राशि। सॉरी, एरीज, चंद्रमा की कैंसर। एरीज। एरीज। कैंसर मैम। एरीज। कैंसर कौन बोल रहा है यार? ये Aries, बताओ ma'am, मुझे, ये व्यक्ति कौन है? एक सेकंड में जरा शक्ल मुझे दिखाई देनी बंद हो गई है। ये कौन बोल रहा है? मैम मैंने Aries बोला। कैंसर राशि में। कौन बोल रहा था? एक Aries, बार नहीं, अभी तो बोल सकते हो, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी तो मैंने बताया भी नहीं है आपको, अभी बोल सकते हो। कैंसर कौन बोल रहा था? अरे बता दो, मैं आपकी शक्ल नहीं देख पाई हूँ। सॉरी मैम, मैंने एक्चुअल राशि बोल दी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो Sorry. बेटा, ऐसा है कि कैंसर नहीं है, कैंसर तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या होगी कि पाइसेस माने कि एरीज माने? एरीज। एरीज। पाइसेस माने कि Aries. एरीज माने? चंद्रमा की राशि हमेशा हर हाल में एरीज ही रहेगी। हम केपी से केवल क्या देखते हैं? भाव। इसका भाव क्या है? चंद्रमा का जो भाव है वो चौथे घर का है, लेकिन चंद्रमा एरीज राशि में ही रहेगा। चंद्रमा एरीज राशि में, आपसे जब भी कोई पूछेगा कि इस व्यक्ति की राशि क्या है, चंद्रमा की राशि क्या है, आप कभी भी केपी चार्ट की राशि नहीं बोलेंगे, क्योंकि केपी चार्ट की राशि, चंद्रमा सिर्फ अपना भाव बदल रहा है, राशि वही रहेगी जो है, ठीक है। राशि वही रहेगी जो है। इज दैट क्लियर? यहां पर मैं आपसे और किसकी, हाँ, मंगल की राशि क्या है? एरीज। लियो। 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 लियो मैम। मंगल की राशि है। प्रभात जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। नहीं मैडम, 5 नंबर है, यही बोला था मैं।
मंगल की राशि, किसी को भी यहां लग रहा है कि मंगल की राशि कैंसर है, क्योंकि केपी चार्ट में वो कैंसर राशि में चला गया है? नहीं ना, मंगल की राशि हमेशा लियो ही रहेगी। तो एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे अपने दिमाग में, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे कि राशि कभी भी चेंज नहीं होगी। निरायण भाव चलित, निरायण कस्प चार्ट दिख रहा है आपको यहां पर, ये सिर्फ भाव बताता है, यहां पर सिर्फ घर देखे जाते हैं। मंगल का भाव कौन से घर का है? 8वें घर का। मंगल का भाव 8वें घर का है। मरकरी का भी भाव 8वें घर का है। शुक्र का भी भाव किसका है? 8वें घर का है। इन तीनों प्लैनेट्स का जो भाव है वो 8वें घर का भाव है। ऑल्दो ये लगन चार्ट में आपको 10वें घर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये देने क्या है, इनका अंदर से इंटेंशन क्या है? बेसिकली निरायण भाव चलित आपको क्या दिखा रहा है? हर प्लैनेट का इंटेंशन कौन से घर का है, कौन से घर की एक्टिविटीज का इंटेंशन है। तो यहां पर इंटेंशन हम क्या बोलेंगे? मार्स, वीनस और मरकरी का इंटेंशन 8वें घर का है। एरीज राशि का इंटेंशन कौन से घर का है? एरीज राशि का इंटेंशन 5वें घर का है। आप समझ में आया? यहां पर प्लैनेट्स जिस राशि में है वो राशि कभी नहीं बदलेगी। अभी इतना काफी है, उसके बाद में नेक्स्ट उसमें जब मैं बनाना सिखाऊंगी ना, तो मैं आपको इसका और एक्सप्लेन करूंगी इसको कि किस तरीके से इसको हम और वाइड तरीके से देखेंगे, और धीरे धीरे करके चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है ना? तो अभी सिंपली इतना समझ में आया, और ये प्लीज ये बात की गलती कभी नहीं करना। अगर चंद्रमा एरीज में है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी? जल्दबाज होगी ही होगी। वो मून, अगर आपको केपी चार्ट में उसका चंद्रमा पाइसेस में दिखाई दे रहा है तो वो बहुत स्थिर, शांत और गंभीर नहीं होगा। वो मून एरीज का ही होगा, चंद्रमा एरीज का ही होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम बेसिक बेसिक चीजों पे डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा वो उसमें नहीं जाएंगे। तो चंद्रमा, अब आज ये मैंने आपको बेसिक कुछ चीजें बताई, लेकिन अब आज सारे के सारे घरों के बारे में बात करूंगी। केपी चार्ट में जब हम कृष्ण मूर्ति पद्धति पढ़ते हैं तो यहां पर घरों का भाव थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में अभी तक आप क्या पढ़ते आए हैं, अभी तक आप क्या मानते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में? बोलो बोलो, आप बोलो। यहाँ पर तो एटलीस्ट इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको इतना पता होगा। सेल्फ मैम हमारा, हाँ, तन है, हम हैं, खुद है। मैम हमारा तन है, हम खुद हैं, हमारी पर्सनालिटी है ना? यही होता है केपी में भी, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। फर्स्ट हाउस आपने जो लग्न में पढ़ा वही केपी में भी है कि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपका सेल्फ है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका एग्जैक्ट आपका ऑरा क्या है। ठीक है, आप कौन है, आपका शरीर कैसा दिखाई देता है, आपका शरीर कैसा होगा, ये फर्स्ट हाउस है। अब जैसे फर्स्ट हाउस में मान लीजिए किसी का मरकरी बैठा है, आप ये करके देखना। वैसे मैंने पहले ही बताई होगी आपको ये बात। अगर किसी का मरकरी बैठा है फर्स्ट हाउस में, इनफैक्ट मरकरी अगर देख भी रहा है ना फर्स्ट हाउस को, तो भी इंसान आपको, बंदा बोलेगा कि मैं आपको एज दिखाई दे रही कि इंसान की एज है 65 साल, उसको लोग बोलेंगे 40 साल, ज्यादा 40 से भी कम है, इनफैक्ट उससे ज्यादा है नहीं। मरकरी कीप्स यू यंग एवरी टाइम, आपको यंग दिखाता है। चाहे आप इनफैक्ट अगर मरकरी का जो डिग्री है ना, अगर वो लगन की डिग्री के क्लोज आ जाए ना, तो आदमियों में तो दाढ़ी तक नहीं उगने देता ढंग से। ठीक है, उनको मतलब, क्योंकि जब ज्यादा बियर्ड आएगी तो ज्यादा मैच्योर लगेंगे, कम बियर्ड आएगी तो वो बचकाना टाइप का रहेगा। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो फर्स्ट हाउस क्या है? आपकी शारीरिक बनावट दिखाता है, आप खुद कैसे हैं ये दिखाता है, आपका बेसिक कैरेक्टर क्या है वो दिखाता है। फर्स्ट हाउस यही है, केपी में भी यही है, और हम वैदिक में जो पढ़ते हैं उसमें भी यही है। सेकेंड हाउस,
सेकेंड हाउस Wealth. एक्यूमुलेटेड, The resources. जो भी चीज आपने एक्यूमुलेट करनी है, सिंपल सी जी। बात है। अच्छा, हम क्या क्या एक्यूमुलेट करते हैं? धन तो आप सबको पता है हम एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन Family. आप जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, हम्म, वो हमने कहाँ से सीखा है? अपनी अपनी फैमिली से सीखा है, फैमिली अपने परिवार से सीखा है जी ना? जी अगर कोई इंसान गाली दे के बात करता है, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो 100% उसकी फैमिली में लोग गाली देते होंगे, हाँ। है ना? जी जी अगर कोई इंसान बहुत विनम्र तरीके से बात कर रहा है, तो 100% वाली बात है ना, उसके घर में भी लोग बहुत विनम्र तरीके से बात करते होंगे, है जी। कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हम अपना जो बोलना होता है, जिस तरीके से हम बोलते हैं, हम कहते हैं, कई बार आप बोलते हैं ना कि आप मुंह खोलते हैं और आप ये बताते हैं कि आप किस कुल से आते हैं, आप किस परिवार से आते हैं। मेरे नाना जी बोलते थे कि जब आप मुंह खोलते हो ना, तो आप नहीं, आपके पुरखे बोलते हैं। आप नहीं बोलते, आपके पुरखे बोलते हैं, क्योंकि वही डीएनए आ रहा है ना, वही उसी उसी तरीके से हम बिल्कुल, आप कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं जा सकते। आपका जो बोल है, आपकी जो बोली है, आपके बोलने का तरीका है, वो आपकी फैमिली से कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं जा सकता। इनफैक्ट इतनी सारी वैल्यूज है जो आपको इस वजह से है क्योंकि आपकी फैमिली में वैसा होता था। हमारे संस्कार, सेकेंड हाउस दूसरा घर है, हमारे संस्कार वहां से आते हैं, वहां आपको मिलते हैं, आप संजो लेते हो, आप उनको इकट्ठा कर लेते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेकेंड हाउस हर वो चीज है जो आपने संजो के रखी है। अब जब हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कोई हमसे, अगर वो अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो भी हम सेकंड हाउस देखेंगे। कोई अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी हम सेकंड हाउस देखेंगे कि मैं कितना धन कमा पाऊंगा। सेकंड हाउस इज योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड, जो आप बचा कर रखेंगे अपने आगे अपनी जनरेशंस को देने के लिए, जो बचा कर रखेंगे, ऐसा धन है सेकंड हाउस। ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड हाउस वही पराक्रम का घर है। पराक्रम का घर है, हमारे बात करने के लहजे का घर है, हम कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। कोई बहुत रफ बात करता है, कोई बहुत रफ टोन में बात करता है, कोई बहुत प्यार से बात करेगा, सुंदर तरीके से बात करेगा। तो थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन का स्टाइल है। ठीक है, मैं चाहे अच्छी बात करूं चाहे बुरी बात करूं, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन का एक स्टाइल होगा ना, तो वो जो है वो थर्ड हाउस है। जैसे कि एक मदर है, अपने बच्चे को ऐसे डांटती है, दोनों सेम बात कह रही हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई, और वो इसे बहुत गलत तरीके से बोलती है। और एक मदर है जो ऐसे बोलती है, देखो बेटा, अगर कल तुमने ये काम नहीं किया ना तो कल तो तुमको 4 से 5 चांटे जरूर पड़ेंगे, तो देख लेना तरीके से इस काम को, ये काम कल तक हो जाना चाहिए। जूते अगर यहाँ से उठाकर नहीं रखे ना तो फिर रिपोर्कशंस के लिए संभल के। ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है, केवल किस तरह से आप अपनी बात दूसरे वाले को बता रहे हो, बात दोनों सेम ही कह रहे हैं। तो जब आप थर्ड हाउस क्या है? हमारा किसी में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, ये कौन दिखाता है? थर्ड हाउस दिखाते हैं। आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, थर्ड हाउस। कोई भी काम है, आपको क्या लगता है वो फिजिकल ताकत से हो जाता है? पता नहीं, अभी मैं कल परसों एक रील देख रही थी, उसमें आया, मैं नाम भूल गई क्योंकि आप सबको पता है मैं नाम भूल जाती हूँ। उसमें आया किसी व्यक्ति ने आज से काफी सालों पहले 500 किलो का वेट उठा लिया था। 500 किलो का वेट उठा लिया था, जो कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी के द्वारा उठा पाना असंभव है। तो बाद में उससे पूछा गया कि आपने कैसे उठाया, तो उसने कहा कि मैंने इमेजिन किया कि मेरा बच्चे इसके नीचे, कार के नीचे दबे हुए हैं, मेरे बच्चे कार के नीचे दबे हुए हैं। और ये जब मैंने इमेजिन किया, मैं सब चीजें भूल गया और मैंने इमेजिन किया और मैंने वो 500 किलो का वेट उठा लिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी फिजिकल बॉडी का क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ नहीं है, हम क्या काम कर पाएंगे, क्या काम नहीं कर पाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स हियर। सब कुछ यहां से निर्भर है। यहां पर निर्भर है कि आप क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। ये सब आपकी दिमाग की क्षमता है, और दिमाग की क्षमता कहां से आती है? थर्ड हाउस से।
इसी वजह से आप हमेशा देखोगे, इनफैक्ट आप बहुत बार बहुत जगह पढ़ोगे भी कि थर्ड हाउस, आप स्पोर्ट्समैन के लिए हम क्या देखते हैं, थर्ड हाउस क्या है, कितना स्ट्रांग है उनका थर्ड हाउस। इनफैक्ट जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं ना, उनके लिए भी उनका थर्ड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लड़ाइयां कहां से लड़ी जाती है, अंदर से दम होना चाहिए, अंदर से शक्ति होनी चाहिए, अंदर से ताकत होनी चाहिए। जीतता वो नहीं है जिसमें फिजिकल पावर बहुत होती है, जीतता वो है जिसकी मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो जहां पर आपको करेज चाहिए, ब्रेवरी चाहिए, ब्रेवरी शरीर आपका 100 किलो का है उससे नहीं आएगी, ब्रेवरी कहां से आएगी, जितना स्ट्रांग, जितना इंपॉर्टेंट आप, जितना स्ट्रांग आपका थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस क्लियर है, यहां पर भी थर्ड हाउस यही है। फोर्थ हाउस, चौथा घर, अभी तक आपने चौथा घर पढ़ा है आपके मानसिक मेंटल पीस का, आराम का, माँ का घर है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लास्ट में जब माँ के पास आता है तो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है, माँ कभी ये नहीं पूछती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या, कुछ नहीं, वो सिर्फ आपके मेंटल पीस के बारे में बात करती है। तो फोर्थ हाउस इज फॉर योर मेंटल पीस। लेकिन यहां पर आप एक एडिशनल पॉइंट, केपी एस्ट्रोलॉजी में जब फोर्थ हाउस डिपिक्ट होता है तो हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन का घर है। ये बेसिक एजुकेशन का घर है आपका। आज की डेट में आप कह सकते हो फर्स्ट से लेकर 12th तक कौन सा घर है, या फर्स्ट से लेकर 10th तक समझ लो, क्योंकि 11th के बाद हम लोग स्ट्रीम चूज कर लेते हैं कि हमको किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना। तो जो आपकी बेसिक एजुकेशन है ना, वो फोर्थ हाउस है। अब कृष्णमूर्ति जी ने ऐसा क्यों बोला? हर व्यक्ति को उस समय पर बेसिक एजुकेशन कौन दिया करती थी? माँ। पहली टीचर कौन हुआ करती थी? माँ। और उन्होंने कहा कि ये चौथा घर ना, ये बेसिक एजुकेशन का घर है। जब आपको कोई भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में दिखाई देगा या फोर्थ हाउस शो होगा आपको प्लैनेट्स के माध्यम से, प्लैनेट्स के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, तो आप क्या देखेंगे? इंसान की बेसिक एजुकेशन देखेंगे। प्लीज इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि दिस इज समवॉट लिटिल बिट डिफरेंट जो अभी तक आपने पढ़ा। क्योंकि हम वैदिक में क्या करते हैं, पांचवा घर विद्याभ्यास, पांचवा घर क्या है? विद्याभ्यास। लेकिन जब केपी में जब हम पढ़ते हैं तो हम चौथे घर को कहते हैं बेसिक एजुकेशन, और हायर एजुकेशन को 9th हाउस बोलते हैं। जो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होती है वो 9th हाउस से होती है, जो गुरु देता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। फिफ्थ हाउस, यहां पर फिफ्थ हाउस किसका है? हीलिंग का। आपको कोई बीमारी हो गई है, अगर आपकी दशा अंतरदशा में फिफ्थ हाउस शो हो रहा है नक्षत्रों के माध्यम से, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो फिफ्थ हाउस किसके लिए होगा? आपके हीलिंग के लिए, कि आप ठीक हो पाएंगे कि नहीं ठीक हो पाएंगे। इनफैक्ट जब हम कृष्ण मूर्ति में प्रश्न कुंडली देखेंगे, तो जब हम प्रश्न कुंडली लगाया करेंगे, अगर उसमें फिफ्थ हाउस शो हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति आया आपके पास बीमार है और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ठीक हो पाऊंगा, नहीं ठीक हो पाऊंगा, या जो भी है, अगर उसमें फिफ्थ हाउस शो होता है तो इसका मतलब इंसान ठीक हो जाएगा। फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ हाउस हीलिंग का है। फिफ्थ हाउस यहां पर भी आपके पास में जो आप पुण्य कर आए हो उन सब चीजों का है। पांचवा घर बच्चों का है, यहां पर भी पांचवा घर किसका है? बच्चों का। कोई महिला आती है आपके पास और आपको आकर पूछती है कि प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी एंड ऑल, अगर फिफ्थ हाउस शो हो जाता है तो इसका मतलब हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चों का है। यहां पर आप ध्यान दो, यहां पर हाउसेस का बहुत रेलेवेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप केपी में आप हाउसेस को ही देखोगे नक्षत्रों के माध्यम से। ठीक है ना? तो केपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके हाउसेस का है। आपको पता होना चाहिए कौन सा हाउस क्या प्रोवाइड करता है। फिफ्थ हाउस, कोई इंसान आया कुछ नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहता है तो कौन देगा? कुछ नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पांचवा घर, कुछ भी नया चीज बनाने का जो आइडिया आता है वो कौन से घर से आता है? पांचवें घर से। नए आइडियाज जनरेट कहां से होते हैं? पांचवें घर से। कृष्ण मूर्ति पद्धति, पांचवा घर, नया कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, कोई नई सर्विस प्रोवाइड करनी है, सारे हीलर्स हो गए, रेमेडीज आप रेमेडीज कहां से प्रोवाइड करते हो? फिफ्थ हाउस से प्रोवाइड करते हो। रेमेडी फिफ्थ हाउस से प्रोवाइड करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
आपकी रेमेडीज लगती कहां से है? 9th हाउस से, क्योंकि वो ईश्वरीय कृपा है। तो 5th हाउस एंड 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर, फॉर अ कंसल्टेंट, फॉर अ हीलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक डिफरेंट कैटेगरी में लाके खड़ा कर देती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, आप कई बार जाते हो ना, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन आपने कई बार सुना होगा, नहीं उस वाले डॉक्टर के पास जाओ, उसकी दवाइयां लगती हैं। ये लाइन सुनी है? दवाइयां क्यों लगती हैं भाई? सबने सेम साइंस पढ़ा है, सबने। और एक बात करो, सब सेम सॉल्ट्स की मेडिसिन देते हैं। आप कभी ध्यान देना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसने जो मेडिसिन दी होगी, उसने जिस सॉल्ट की मेडिसिन दी होगी, उसने भी उसी सॉल्ट की मेडिसिन दी होगी। कंपनी अलग हो जाती है, लेकिन आपको एक डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन लग जाती है, एक की नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जिसकी लग रही है ना, उसका 5th और 9th हाउस बहुत एक्टिव होगा। स्पेसिफिकली 9th हाउस बहुत एक्टिव होगा। एक टीचर का, एक कंसल्टेंट का, एक डॉक्टर का, एक हीलर का 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि 9th हाउस क्या है ना, 5th हाउस आपके खुद के अपने संचित पुण्य कर्म है। 9th हाउस आप शेयर करते हो। 9th हाउस अगर आप पढ़ाना चाहते हो, अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो, आप गाइड करना चाहते हो किसी को, देखो सिंपल, टू बी वेरी क्लियर, जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हो ना, आप अपना कुछ, 9वां घर किसका है? पुण्य का है ना। तो आप कुछ ना कुछ अपना अर्जित पुण्य शेयर कर रहे होते हो लोगों के साथ, तो वो होना चाहिए शेयर करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब 5th हाउस समझ में आया कि 5वां घर किसका है? 5वां घर, सबसे बड़ी चीज जो आज प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में, आप बहुत देखोगे तो कंसीव नहीं हो पा रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा, वो 5वें घर की प्रॉब्लम है, 5th हाउस की प्रॉब्लम। ठीक है? और 5वां घर किसका है? आप समझो इस बात को, बहुत बड़ी चीज बोल रही हूं मैं। अगर आप इसकी गहराइयों में जाओगे ना, तो आपको इसके लिंक समझ में आएंगे। जो लोग यहाँ पर पेरेंट्स हैं, वो एक बार मुझे एक बात बताएं कि आपको सबसे ज्यादा खुशी या सबसे ज्यादा दुख कौन दे सकता है दुनिया में? संतान। बच्चा। आप दुनिया से लड़ जाओगे, दुनिया से लड़ जाओगे आप। अगर कोई आपके साथ गलत बोल जाए या गलत कर जाए, सच मानो तो पूछो तो गलत कर जाए, आप लड़ जाओगे ना, आप भिड़ जाओगे जाकर। थोड़े दिन दुख होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अगर आपकी संतान कुछ ऐसे काम कर जाए जो कि गलत हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे लड़ नहीं सकते हो, और अगर लड़ भी लिए ना, तो उसका दुख आप ही को हो रहा हो। जी। संतान एकमात्र ऐसी चीज है जिसके सामने व्यक्ति हार जाता है, बिना लड़े भी हार जाता है। उससे ज्यादा दुख कोई और नहीं दे सकता। कभी सोचा है, आप संतान को चूज नहीं करते, संतान आपको मिलती है। वो आत्मा जो आपके गर्भ में आती है, आपके घर में आती है, वो आपको दी जाती है। जी। आप जिसके घर में पैदा हुए, आप उनको दिए गए। उनके 5th हाउस के अकॉर्डिंग, उनके जो पास्ट लाइफ के डीड्स थे, उनके अकॉर्डिंग, आपके पास्ट लाइफ के डीड्स के अकॉर्डिंग ही आपके घर में संतान आती है। आज तक बहुत लोग बोलते हैं, और बात सही भी है भाई, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, अब वो है सब, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार लोग बोलते हैं ना, मुझे अपने पिता से बहुत परेशानी है, मुझे अपनी माँ से बहुत परेशानी। कैसे हो सकती है? उन माता और पिता से परेशानी कैसे हो सकती है जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको जिंदगी में लेकर आए और आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया, सारी चीजें कर दी, लेकिन उसके बावजूद होती है ना। ये तो इस बात का तो आप सब लोग हाँ बोलोगे कि हाँ होती है, उसके बावजूद भी लोगों को होती है। क्यों होती है? जिसने सब कुछ दे दिया आपके उसके बाद, क्योंकि यहां पर इस लाइफ के बारे में बात हुई नहीं हो रही है। आपको परेशानी क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ऐसा था जिसकी वजह से आपको इस घर में आना था,
या तो बदला लेने के लिए आना था, या तो कुछ उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसका वापस से आपको रिवॉर्ड लेना था, जिस वजह से आप घर में आए, या फिर बहुत अच्छा किया था उन्होंने, आपको बदला चुकाना था। अब अच्छा करके आपको बदला चुकाना था। दो तरह की संतान होती है, एक बहुत अच्छी होती है और एक बहुत अजीब सी होती है। ठीक है, तो दो तरह की संतान होती है, लेकिन आपको कैसी संतान मिलेगी तो आपका फिफ्थ हाउस बताएगा ना। आपके घर में कैसी आत्मा आएगी वो तो आपका फिफ्थ हाउस बताएगा ना। आपका पांचवा घर बताएगा आप क्या करके रहे हो और कौन सी आत्मा आएगी अपना सेटलमेंट करने के लिए। आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि जिसकी वजह से आपको परम सुख मिलने वाला है, तो फिफ्थ हाउस उस तरीके से एक्टिवेट होगा। आपने कुछ ऐसा करके आए हो जहां पर परेशानी है, तो फिफ्थ हाउस वैसा आएगा। ऑल्दो ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन सच में संतान से ज्यादा निर्भर ये करता है कि आपका फिफ्थ हाउस कैसा है, क्योंकि वही आत्मा आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ। चलिए आ जाते हैं वापस सिक्स हाउस पे। छठा घर किसका है? छठा घर बीमारी का, रोग ऋण शत्रु, यही सुना है, रोग ऋण शत्रु। 6 रिपुओं का है ये छठा घर। लेकिन छठा घर आपकी डेली इनकम का भी है, रोजाना जो आप पैसे कमाते हो। अगर छठा घर एक्टिव नहीं है आपकी दशा अंतर दशा में, तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। छठा घर नौकरी का भी, आप किसी के अंदर नौकरी करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं ना, लेकिन छठा घर किसका है? अगर देखा जाए तो आपका क्लाइंट आपका 7th हाउस है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ बोलो ऐसे, हाँ में हाँ सर लाओ, ठीक है। तो 7वां घर आपका क्लाइंट है, और 7वें घर से 12वां घर आपके क्लाइंट का खर्चा। कौन सा घर है आपका? छठा घर। तो जब आपके क्लाइंट का खर्चा आपकी कुंडली में 6th हाउस एक्टिव है, तभी आप किसी सामने वाले से अपने ऊपर खर्चा करवा पाएंगे। आपके ऊपर खर्चा तभी करेगा कोई व्यक्ति जब आपकी कुंडली में छठा घर एक्टिव है, नहीं तो आप कुछ बेच लो, आप सोना बेच लो, आपसे कोई नहीं खरीदेगा। छठा घर एक्टिव होना चाहिए आय के लिए, पैसा मिलने के लिए। सामने वाले का देखो, सिंपल सी बात, आपकी इनकम कैसे होती है? ऐसा तो होता नहीं आपने बहुत पूजा पाठ किया, बस आपकी छत से 1 रुपया नोटों की गड्डी टपक गई और आपने उठाकर रख ली। सामने वाला खर्चा करता है, तब जाकर आपकी इनकम होती है। 6th हाउस आपकी इनकम का भी है। इसीलिए एट टाइम्स कई बार ना कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मतलब 6th हाउस काफी एक्टिव है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं, बीमार है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस एक्टिव है ना चार्ट में। अभी आप कुछ काम नहीं करोगे तो आपकी 6th हाउस एक्टिव है, भाई 6th हाउस एक्टिव है, इसकी तो छत से बारिश करने लग जाओ पैसों की, क्योंकि इसको पैसे मिलेंगे। नहीं जी, आप काम करोगे तो उसके बदले में आपको पैसे आएंगे। तो इसी वजह से कई बार बोला जाता है जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसको बोलते हैं कि आप एक काम करो, जाके कहीं पर भी जॉब कर लो, कहीं पर भी जॉब कर लो। 6th हाउस एक्टिव है, मिल भी जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी बीमारी रिड्यूस हो जाएगी अपने आप। ठीक है, क्योंकि छठा घर तो एक्टिव है, तो वो तो अब किसी भी तरीके से अपना एक्टिवेशन का रिजल्ट देगा। 6th हाउस। अब 7th हाउस क्या है? 7वां घर आपका, आप सब लोग मेरे अभी फिलहाल 7वें घर हो। 7th हाउस आपके सामने वाला व्यक्ति है। अब वो सामने वाला व्यक्ति, अब आपके घर में आपके सामने कौन खड़ा होता है? आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ। तो 7th हाउस आपका स्पाउस भी है, 7th हाउस आपके सामने आपका क्लाइंट भी है, 7th हाउस आपके सामने जो बैठा है व्यक्ति वो भी है, 7th हाउस आपसे दूसरा बंदा है जो एकदम आपके सामने बैठा है। तो क्लाइंट, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, कुछ बिजनेस करता है वो क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, अगर कोई भी क्लाइंट बेस्ड बिजनेस करता है तो उसका 7th हाउस एक्टिव होना चाहिए, तभी क्लाइंट बढ़ते हैं, क्लाइंट आते हैं जब 7th हाउस एक्टिव होता है। ठीक है, किसी के चार्ट में 6th हाउस एक्टिव है बट 7th हाउस एक्टिव नहीं है, कहीं से भी नहीं हो पा रहा है एक्टिव। बाद में बताऊंगी एक्टिव कैसे करते हैं, नहीं होता तो क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन अभी एक जनरल स्टेटमेंट आपसे पूछती हूँ, किसी के चार्ट में 7th हाउस एक्टिव ही नहीं है और किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल है उसको एक्टिव करना, और 6th हाउस बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? जॉब करो या बिजनेस करो?
Job. Job. हाँ, Job. हम job करो. जॉब करो, क्योंकि क्लाइंट इज द फूड ऑफ योर बिजनेस। 7th हाउस एक्टिव नहीं है, 6th हाउस बहुत अच्छा एक्टिव है, या तो 7th हाउस एक्टिव करा दो, नहीं हो तो उसको बोलो जॉब ज्यादा सूटेबल रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। चलिए, उसके बाद 8th हाउस के बारे में बात करते हैं। 8वां घर सबसे ज्यादा अच्छा, 7th हाउस के बारे में एक और चीज लिख लेना, इट इज अ होम अवे फ्रॉम योर होम। इट इज अ होम अवे फ्रॉम योर होम। कई बार लोग पूछते हैं ना कि मैं बाहर सेटल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अगर 7th हाउस एक्टिव होता है ना तो वो बाहर सेटल हो जाते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं बाहर विदेश में। चौथे से चौथा घर है ना। अभी 8th हाउस के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक हाउस, मोस्ट ड्रामेटिक हाउस, क्योंकि ये एक ऐसी एक ऐसी पोटली है जिसके अंदर इतनी चीजें हैं कि आप जज नहीं कर पाओगे कि अच्छी हैं कि बुरी हैं, कैसी हैं। 8th हाउस वो सारी विद्याएं हैं, वो सारी विद्याएं जो कि छुपी हुई, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, जिनमें से अभी एक आप पढ़ रहे हो। ऑकल्ट साइंस, एवरी ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट मतलब छुपी हुई विद्याएं। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब नहीं, इसमें रेकी, प्राणिक हीलिंग, टैरो कार्ड एंड आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिसका होम्योपैथी भी नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्योंकि अभी तक ये रिकॉग्नाइज नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज अ साइंस जहां पर ये होम्योपैथी से ज्यादा एडवांस्ड है। इसके नुकसान नहीं है, लेकिन अभी इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जिनका अनऑर्गेनाइज्ड वे में विद्या चल रही होती है ना, वो सब ऑकल्ट साइंस में आती है। तांत्रिक विद्याएं, झाड़ फूक, ये सब चीजें कहां पर आती हैं? 8th हाउस में। कोई भी रिसर्च करना, साइंटिस्ट है वो सब कौन से घर का काम कर रहे हैं? 8वें घर का। साइंटिस्ट का मतलब क्या है? अभी देखो, कुछ साइंटिस्ट का मतलब क्या है? खोजना, कोई चीज ऐसी खोजना जो दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है। वो सिखाया तो नहीं जा सकता ना स्कूल में कि ये तुम्हें ये चीज छुपी हुई है, ये चीज खोज लो जाके तुम। साइंटिस्ट कंप्लीटली अंधेरे में काम कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सोना ढूंढने जा रहे हैं, बिच्छू मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा नहीं पता। तो जो चीज खोजी जा रही है, जिस चीज के बारे में शोध कर रहे हैं, वो 8वां घर है। तो 8वां घर आपका हर वो चीज है जो पता नहीं, सडन है। एक्सीडेंट कैसे होता है? जब भी किसी का एक्सीडेंट होगा उसका 8वां घर एक्टिव होगा, पता नहीं ना, अचानक हो गया। लॉटरी कैसे लगती है? लॉटरी कैसे लगती है? 8वां घर एक्टिव हुए बिना लॉटरी नहीं लगती, ठीक है? 8वां घर एक्टिव होना चाहिए। कोई जब भी आप देखोगे किसी राजनेता को या कोई बंदा लड़ रहा है, उसका वो है कि उसको क्या सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गद्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उस टाइम पर उसका 8वां घर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है? राजगद्दी आराम से बैठने के लिए नहीं होती, वो एक तरीके से कांटों का सिंहासन होता है जिसके ऊपर जो कभी भी आपका जा सकता है और आ जाएगा, आपको नहीं पता होगा। 8th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट राजगद्दी मिलने के लिए, सिंहासन मिलने के लिए। कोई भी चीज जो अचानक से हो रही है ना, 8वां घर इनहेरिटेड मनी है। इनहेरिटेड मनी मतलब जो आपने कमाया नहीं, दूसरे का धन। 8वां घर, अगर कोई आपसे पूछता है मेरी शादी हो रही है, मुझे दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8वां घर एक्टिव है तो 100% मिलेगा, 8वां घर एक्टिव नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है? दूसरे का धन। 8वां घर वैसे भी क्या होता है? आपके स्पाउस का धन होता है ना। तो आपका 7th हाउस से सेकंड कौन सा है? 8वां घर है ना। तो 8वां घर मतलब दूसरे का धन। इनफैक्ट जो लोग जैसे क्राउड फंडिंग करते हैं या किसी और के धन से काम करते हैं, उनका 8th हाउस बहुत एक्टिव। अमेज़न क्या कर रहा है? रिसोर्सेज आपके हैं, आप सब लोगों के रिसोर्सेज हैं, और अमेज़न ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर वो यूटिलाइज कर रहा है दूसरे लोगों के रिसोर्सेज को खुद का फायदा कमाने के लिए। 8th हाउस स्ट्रांगली एक्टिवेटेड।
स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग 8th हाउस है, बहुत स्ट्रॉन्ग 8th हाउस। आपको दूसरे का धन से काम करने के लिए, एक होता है दूसरे का धन, दूसरे के धन पे काम करने के लिए। अगर आपके पास कोई आता है और उसको आपको बोलता है कि मैं ना एक स्टार्टअप करने जा रहा हूं, मुझे फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फंडिंग कब मिलेगी उसको? 8th हाउस एक्टिव होना चाहिए। उसको दूसरे का धन चाहिए अपना काम करने के लिए, 8th हाउस। कोई आपसे आके पूछ रहे कि मेरे को जायदाद में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8th हाउस एक्टिव होना चाहिए। अगर उसका 8th हाउस एक्टिव है उस पर्टिकुलर टाइम पर, जिस पर्टिकुलर टाइम पर वो पूछ रहा है, तो मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे। और सबसे अच्छा काम होता है कि जब आप कोई आपसे ऐसा कि क्वेश्चन पूछे, आप उस टाइम प्रश्न कुंडली लगा लो, पता चल जाएगा। अगर उस टाइम पर 8th हाउस एक्टिव है तो मिल जाएगा धन, नहीं है तो नहीं मिलेगा भैया। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी प्रिसाइज। समझ में आया? 8th हाउस क्या है? इन 8th हाउस इज दर्द, दुख। अभी तक तो हमने ये सारी चीज सुनी, अभी सुनो दर्द, दुख, तकलीफ भी 8th हाउस है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है ना, तो वो भी 8th हाउस है। 8वां घर दर्द शो करता है। धरती से निकलता हुआ पानी। ससुराल का भी तो होता है ना? हाँ, 8th हाउस ससुराल का भी तो होता है ना? आ रही हूँ, उसके ऊपर भी आ रही हूँ। 8th हाउस का भी होता है, ऑब्वियसली बात है। 7th हाउस से सेकंड है आपके स्पाउस की फैमिली, 8th हाउस हुआ ना, तो ससुराल, आपका ससुराल 8th हाउस है। ठीक है, तो ससुराल कह रही हूँ, 8th हाउस आपका दर्द भी है, दुख भी है, परेशानी भी है, पीड़ा है, 8वां घर। तो अगर एक अच्छा 8th हाउस है, अगर एक फ्लरिश्ड 8th हाउस है, उसके साथ बाकी हाउसेस का कॉम्बिनेशन बढ़िया बना हुआ है, तो वो आपको अच्छी चीजें देगी। मैंने आपको बहुत सारी अच्छी चीजें बताई ना अभी 8th हाउस की। अभी 8th हाउस को कोई बुरा नहीं बोलेगा, इट्स अ मिक्स्ड बैग। ठीक है, तो 8th हाउस की मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। अभी इसकी नेगेटिविटीज भी ये है कि 8th हाउस इज मृत्यु का द्वार, ट्रांसफॉर्मेशंस, बदलाव। और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या बिना परेशानी के हो जाता है? मैंने आपको बोला खोज, मैंने आपको क्या बोला? कुछ नई चीज ढूंढ लेना। कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी खोज करता है, क्या वो बहुत इजी वे में जाएगा और जाकर बोलेगा अरे वाह आज हम कुछ नई खोज करना स्टार्ट करते हैं, उसको कल तक मिल जाएगी? वो फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है, 1000 बार गलत करता है, फिर 1001वीं बार जाकर उसको कुछ मिलता है, समझ आता है। तो जहां पर आप ऐसे चुटकियों में काम नहीं होता ना, 8वें घर का काम चुटकियों में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चुटकियों में काम नहीं होता वो 8वां घर है। आप ससुराल की बात कर रहे थे, जितनी लड़कियां शायद वो मेरे से कोरिलेट कर पाएंगी, शादी होती है, क्या एकदम से वो घर आपका अपना हो जाता है? नहीं। कुछ लड़कियां बोलेंगी पूरी जिंदगी भर नहीं हो पाता, लेकिन कुछ लड़कियां बोलेंगी कि नहीं हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। इट टेक्स लाइक 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, 11, 12, 13, 14। उसके बाद फिर वही घर आपको अपना लगने लग जाता है, और वही घर में आप इतने सेटल हो जाते हो। और उसके बाद शुरुआत के दिन याद करो, अपनी शादी के शुरुआत के दिन याद करो, एंड देन आपको इतना फर्स्ट था, दिमाग में इतनी टेंशन थी, क्या करें, कैसे करें, खाएं कि ना खाएं। खाने का भी इशू होता है शुरुआत में, खाने में भी शर्म आ रही होती है उस घर में कि यार इस घर में खाएं कि, मतलब जितना फ्रीली हम अपने घर में बैठ कर खाते थे, उतना फ्रीली हम ससुराल में जाकर नहीं खाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि पहले सब खा लें, फिर हम खाएं, फिर ये करें। मतलब जो हम नहीं है ना, हम वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं शुरुआत के कुछ दिनों में। फिर धीरे 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 पहले हमें लोगों की बातें कुछ खराब लग जाती हैं, कुछ लोगों को हमारी बातें खराब लग जाती है, बट धीरे 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 जब शादी को अच्छे खासे साल बीत जाते हैं, देन वी यूज टू अंडरस्टैंड दोज पीपल, एंड उन लोगों को हमारी बातें समझ में आने लग जाती हैं। फिर हमको ऐसा लगने लग जाता है यार अपने घर में हमें जाकर, अब जो हमारी मम्मी का घर था, जो हमारा घर था कभी, उस घर में जाकर हमें कभी ऐसा लगने लग जाता है कि यार अभी ना उतना कंफर्ट नहीं है जितना मेरे अपने घर में है। वो हमारा अपना घर हो जाता है। दैट
वो क्या एक दिन में हो जाता है क्या? 8वां घर का चीज, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आप भी बदलते हैं शादी के बाद और वो घर भी आपके अकॉर्डिंग बदलता है शादी के बाद। दोनों तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों तरफ से होता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी एक दिन में नहीं होता। आप जितना मर्जी चालो कि आपके घर में कोई नई बहू आए और उसको एक दिन में आप कंफर्टेबल कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में बच्चा पैदा होता है? नहीं होता। 8वां घर क्या है? माँ का गर्भ है 8वां घर। आप प्रोसेस शुरू होता है लेकिन उसको पूरा 9 महीना लगता है ट्रांसफॉर्म होने में। उस सेल को ट्रांसफॉर्म, एक बॉडी बनने में पूरा 9 महीना लगता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम। 8th हाउस टेक्स टाइम, कभी वो नहीं। हाँ, लेकिन होगा एकदम से, अचानक से। जैसे कि 1000 बार कोई टेस्ट फेल हो गया, फिर 1001 वाली टाइम पर वो पास हो गया, एक बार में झटके में हो गया। काम होगा झटके में, लेकिन उसके पीछे की बहुत लंबी मेहनत होती है। वो जो मेहनत है ना, वो जो पूरा मेहनत है, आप कहीं पर एक कील ठोक रहे हैं, आपका वो जो 100 वाली जो ठोकर थी उससे कील अंदर गई है, बट 99 जो हैमर्स आपने डाले उसका भी उसमें पूरा पूरा योगदान था। कोई आपको 1001वीं बार में कोई चीज समझ में आई है, लेकिन आपने पहले का जो 1000 बार ट्राई किया, ये उसका रिजल्ट था। तो ऑलवेज 8th हाउस होगा अचानक, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी कहानी। ठीक है, चलिए, तो 8th हाउस समझ में आया। मिस्टीरियस सा, ट्रांसफॉर्मेटिव सा, दुख दर्द, दूसरे का पैसा, अच्छा बुरा, सब 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 सारी चीजें हैं इसमें। 8th हाउस के ऊपर हम पूरी 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं, फिर भी नहीं खत्म हो सकता 8th हाउस। 9th हाउस, 9th हाउस इज 9th हाउस गुरु है। 9th हाउस आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं। 9th हाउस लॉन्ग जर्नी है। 9th हाउस लॉन्ग जर्नी है। पता है क्या कहते हैं कि 9th हाउस पिता का घर भी है ना। बीज कहां से मिलता है? एक जीव को बनाने का बीज कहां से आता है? पिता के पास से बीज आता है, मां के गर्भ में जाता है। वो जो बीज है वो पिता के द्वारा दिया जा रहा है माता को। ठीक है, वो लॉन्ग जर्नी, कोई सोल बहुत लंबी जर्नी करके आई है, 9th हाउस से एंट्री लेती है। हमेशा एक सोल जो है ना 9th हाउस से बहुत लंबी जर्नी करके आती है, 9th हाउस से एंट्री लेकर जीवन की तरफ बढ़ती है। तो अगर इन जनरल, अगर मैं ऐसे नॉर्मल वे में बात करूं, नॉर्मल केस सिनेरियो से बात करूं, लॉन्ग जर्नीज कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है? 9th हाउस। शॉर्ट जर्नीज कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है? 3rd हाउस। ठीक है, छोटी रिलीजियस जर्नीज कौन सा हाउस डिपेक्ट करता है? 9th हाउस। आपके गुरु, आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, कितना अच्छा ज्ञान डिलीवर कर सकते हैं, 9th हाउस। आप कितना अच्छा कंसल्ट कर सकते हैं, 9th हाउस भाग्य का घर है। जब आप किसी को गाइड करते हैं, किसी को कंसल्ट करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, टीम लीडर्स होते हैं ना, जो बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज में टीम लीडर्स होते हैं, वो अपनी पूरी टीम को ना काम करना सिखाते हैं। काम करना अलग बात है, काम सिखाना अलग बात है। एक बच्चा होता है अपनी क्लास में फर्स्ट आता है, उसको एक कॉन्सेप्ट समझाने को बोल दो, दूसरे को समझा नहीं पा रहा, जबकि वो खुद फर्स्ट आ रहा है, उसको खुद पता है। मेरा बेटा है, वो हमेशा मेरे को बोलता है कि आप मुझसे ना आंसर पूछ लो, अब ये मत पूछो कि इसकी डिटेलिंग मत पूछो, ये मत बोलो कि इसे समझा दो। अपने मतलब जो उसके कजन से कई बार आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि समझा दो ना, तुमको तो आता है। नहीं, मैं कर दूंगा पर मैं समझाऊंगा नहीं। ही इज अनेबल टू डू दैट एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि 9th हाउस का बहुत ज्यादा वो नहीं है। सिंपल है ना, 9th हाउस आपको चाहिए। जब आप किसी को समझाते हो, गाइड करते हो, कंसल्ट करते हो, आप अपना एक हिस्सा सामने वाले को दे देते हो। अभी तक ये नॉलेज मेरे पास थी, अब आप सबके पास है। बट ये पुल बनेगा कैसे? ये पुल कैसे बनेगा? वो 9th हाउस बनाएगा। वो आत्मा अभी तक यहां थी, अब मां के पेट में है। वो 9th हाउस, वो पिता के द्वारा ही बनेगा। कोई भी माता के गर्भ में जो अंश आता है, जो बीज आता है, वो पिता के थ्रू ही आ सकता है, वो 9th हाउस के थ्रू ही आ सकता है। यू नीड दैट 9th हाउस।
एग्जिस्टेंस में आने के लिए, पास ऑन होने के लिए, जाने के लिए। तो अगर 9th हाउस एक्टिव नहीं होगा तो मेरी जो नॉलेज है वो आपके माइंड तक नहीं जा सकती है। मैं जितना मर्जी अच्छी ऑकल्टिस्ट हूं, लेकिन उसके बावजूद आई कैन नॉट पास माई नॉलेज टू यू जब तक 9th हाउस एक्टिव नहीं है। जितना मर्जी अच्छी ऑकल्टिस्ट हो, लेकिन जब तक वो मेरी सलाह तब तक नहीं लगेगी, वो मेरी सलाह आपको फायदा तब तक नहीं करेगी जब तक कि मेरा 9th हाउस एक्टिव ना हो। ठीक है, तो 9th हाउस आपका गाइडेंस है, आपका सपोर्ट है, आपका रिलीजन है। ठीक है, 9th हाउस आपका बेसिकली एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल है, साधन है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस करवाता है 9th हाउस। एक व्यक्ति का 8th हाउस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, 9th हाउस नहीं है। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना देगा, कंसल्टेशन नहीं कर पाएगा। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, आगे देखो 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपके कर्म है, हम प्रोफेशन कह देते हैं इसको। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका 10th हाउस से कनेक्टेड प्रोफेशन हो जाए तो बड़ा इजी हो जाती है, लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन 10th हाउस बेसिकली आपके कर्म है, आप कैसे कर्म करोगे। ठीक है, आप कैसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहा तो भी तो वो कोई ना कोई तो कर्म कर ही रहा होता है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है। ऐसा बिना हाथ पे हाथ रख के बैठा है तो भी वो कर्म कर रहा है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो जो सारे कर्म है ना वो आपकी 10th हाउस है। ठीक है, 10th हाउस आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा कहां से मिल रही है? आपके कर्मों से मिल रही है। आपकी गुडविल, 10th हाउस अगर एक्टिव है तो गुडविल अच्छी रहती है, लोग जानते हैं, समझते हैं। और ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनली अगर कुछ नहीं कर रहे तो क्या आपकी मान प्रतिष्ठा नहीं होती है? क्या होती है ना। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी कुछ नहीं कर रहे, मतलब अपने घर को संभाल रहे हैं, अपने घर को पे काम कर रहे हैं, अपने घर को पूरी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या उनकी बड़ाइयां नहीं होती? सब लोग बोलते कि अरे देखो यार, इसने अपना घर कितने अच्छे तरीके से रख रखा है, इसने अपना, जो बड़ाइयां होती है ना, जो बेसिकली गुडविल है, वो कहां से आ रही है? वो 10th हाउस से आ रही है, और वो आपके कर्मों की वजह से आ रही है। आप जैसे कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी बुराइयां या बड़ाइयां हो रही है। बुराइयां भी होती है, वो भी 10th हाउस का ही रीजन है, वो उसका रीजन भी 10th हाउस है, कर्म। ठीक है, तो 10वां घर, इसीलिए हम मोटे मोटे तौर पर बोल देते हैं कि 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है। देन 11th हाउस। 11th हाउस, ऑल्दो पराशर जी ने तो इसको बहुत खराब घर कहा है, लेकिन जब हम कृष्णमूर्ति पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार इससे तो बढ़िया घर नहीं, क्योंकि कलयुग का थोड़ा सा इम्पैक्ट लिए हुए हैं। कृष्णमूर्ति जो पद्धति है ना, ये कलयुग के हिसाब से बनाई गई है, उसके हिसाब से ड्राफ्ट किया गया है कि 11th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं, आप सबको प्राप्तियां करनी है, सबको गेन्स चाहिए, सबको लाभ चाहिए। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है। पराशर जी ने तो इसकी बहुत निंदा की है कि अरे इच्छा, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कब लिखा था? उन्होंने उस समय पर लिखा था जब इंसान को यह बताया जाता था कि भैया इच्छाएं ही सारे कलेश की जड़ हैं। तुम्हारे मन में इच्छा है तो वो तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। लेकिन 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, और कहते हैं कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जाग जाती है, तीसरी पूरी होती है तो चौथी जाग जाती है। ये एक विशुद्ध सर्कल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। बट 11th हाउस, अभी हम यहाँ पर कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ रहे हैं तो 11th हाउस की बड़ाइयां करेंगे, क्योंकि 11th हाउस यहाँ पर बड़ाइयों का ही घर है। 11th हाउस यहाँ पर इच्छा पूर्ति का घर है। आपको कोई भी चीज की इच्छा है वो पूरी कब होती है? जब 11th हाउस रोल प्ले करता है। 11th हाउस आपको सामने वाले को आपको कोई भी चीज बतानी है, सामने वाले को बोलना है उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। 7-11 है तो शादी हो जाएगी, 6-11 है तो पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब 11वां घर हर तरह की प्राप्तियों का घर बताया है, हर तरह की प्राप्ति। किसी भी हाउस के साथ मिल गया तो उस घर की प्राप्ति करा देता है। ठीक है, तो 11th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केपी एस्ट्रोलॉजी।
बाकी जगह पर भी है, लेकिन 11वां घर रावण ने कहा था, रावण ने आपको पता ना, एक कहानी आती है हमारे शास्त्रों में कि भाई रावण ने सारे के सारे प्लैनेट्स को अपना बंदी बना लिया था। जब इंद्रजीत पैदा होने वाला था उसने सारे प्लैनेट्स को 11वें घर में बिठा दिया था, है ना। वो तो शनि ने एक पैर बाहर रख दिया, तो ऐसे ऐसे सारी चीजें आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी तो आपको दिखाई दे रहा है। एक राक्षस प्रकृति के महान पंडित ने सारे ग्रहों को कहां पर लाकर बांध दिया था? 11वें घर में, जब उसका पुत्र पैदा होने वाला था, इंद्रजीत। नहीं तो उसकी मृत्यु संभव ना होती अगर शनि एक पैर बाहर ना निकालते तो। समझो इस चीज को, रावण को भगवान नहीं बताया गया है, रावण को एक महाज्ञानी, महापंडित, दैत्यों का राजा बताया गया है। था तो ब्राह्मण, लेकिन किसका राजा किनका था? राक्षसों का राजा था। तो जितनी इच्छाएं होती थी पहले, वो किसकी होती थी? राक्षसों की होती थी। ये हमें हमारे माइंड में इनबिल्ट करने की कोशिश की गई है कि देखो जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी ना, वो राक्षस प्रकृति है एक्चुअल में। और राक्षसों को कौन सा घर चाहिए? 11वां घर, प्राप्तियों का घर। सन्यासियों वाला घर तो 12वां घर है, छोड़ दो। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब ये है कि कोई एक जगह है जहां पर जाके सेटल हो जाएंगे हम, और उसके बाद फिर कुछ नहीं। मोक्ष का मतलब है कि अभी इच्छा नहीं रही, अभी सब हो गया, प्राप्त कर लिया, जो प्राप्त करना था ना प्राप्त कर लिया, अभी बढ़िया है, अभी कुछ चाहिए ही नहीं। 12वां घर नुकसान का घर है, 12वां घर देह छोड़ देने का घर है। 12वां घर जैसे 8वां घर मृत्यु का द्वार था ना, 12वां घर क्या है? 12वां घर त्याग कर देने का है। इसीलिए इसको लॉसेस कहा गया, इसीलिए इसको विदेश कहा गया। विदेश मतलब अपनी धरती छोड़ देने का, अपनी धरती त्याग देने का घर। 12वें घर को विदेश का घर कहते हैं, जो आपकी जगह ना हो, जहां पर आप पैदा हुए वो छोड़ दिया, 12वां घर। तो 12वां घर फॉरेन है। 12वां घर अगर आ जाए तो डिसअपॉइंटमेंट्स कहते हैं कि ये डिसअपॉइंटमेंट्स का घर है। जो आप इच्छा कर रहे हो शायद वो पूरी ना हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर मतलब एक स्पिरिचुअल बात है, जितना ज्यादा इंसान को जीवन में दुख मिलता है, जितनी ज्यादा परेशानियां मिलती हैं, उसका क्लियरेंस उतना ही ज्यादा तेज होता चला जाता है। क्लियरेंस मतलब आप सोचो ना, आप इस मोक्ष का मतलब क्या है? जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाना, दैट इज मोक्ष। जब आपकी आत्मा को ये कोई इच्छा ही ना रह जाए कि अब दोबारा से जन्म लेना है, ये चीज पानी बाकी रह गई। आपको पता है दोबारा आत्मा शरीर क्यों धारण करती है? क्योंकि इच्छाएं रह गई होती। इतना करना था हो नहीं पाया, ये कमाना था हो नहीं पाया, ये सुख पाना था पा नहीं पाए। तो ये सारी की सारी चीजें जब खत्म हो जाती है ना, इंसान का मन खत्म हो जाता है, उस समय पर हम कहते हैं कि ये अब आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, दोबारा शरीर धारण करने का कोई औचित्य ही नहीं है। देन दैट इज कॉल्ड जब भी मोक्ष की प्राप्ति। अब ये जो वो है इसका समय, तो सिंपल सी बात है, हमारी जो सारी इच्छाएं हैं वो 11th हाउस है, लेकिन वो सारी इच्छाओं की मुक्ति 12वां घर है। लेकिन अभी हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम स्पिरिचुअल टॉक्स नहीं कर रहे इस टाइम पर। वापस आते हैं, जब आपको 12th हाउस शो होता है तो वो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट्स है, लॉसेस हैं, फॉरेन कंट्री है, फॉरेन जगहें हैं जहां पर आपका क्लाइमेट बदल जाए। फॉरेन जगह देखो, अभी मैं नॉर्थ में बैठी हूँ तो मेरे लिए साउथ भी फॉरेन है। वहां पर जाऊंगी तो मेरा खाना पीना, रहना सहना, मेरी वेशभूषा कह रही हूँ, मेरे आसपास का मेरे सराउंडिंग्स बदल जाएगी ना, एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। तो जैसे ही पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, वो 12th हाउस है। 12वां घर बाउंड्रीज नहीं तय करता, 12वां घर क्या होता है? कंप्लीट चेंज ऑफ एनवायरमेंट इज 12th हाउस, जहां पर भाषा तक बदल जाए, दैट इज 12th हाउस। ठीक है,
12वां घर आज के पुराने जमाने में तो बिल्कुल ही खराब था, लेकिन आज के जमाने में लोग पूछते हैं कि क्या हम फॉरेन जाकर मतलब फॉरेन जा सकते हैं, तो 12th हाउस चाहिए उनको, फॉरेन जाने के लिए 12th हाउस चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट जो आप 15 साल के लिए 20 साल के लिए कर रहे हो। अभी तो गया ना मेरे पास से पैसे, मान लो मैंने एक म्यूचुअल फंड में या मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट किया, मैंने मान लीजिए पिडिलाइट के शेयर में इन्वेस्ट किया, मैंने सोचा कि मैं इसको 15-20 साल बाद निकालूंगी। अभी तो गया ना, अभी तो नुकसान हो गया ना, अभी तो खर्चा हो गया ना। 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग कहते हैं 1 साल को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, 1 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट आप 15-20 साल के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला ना वर्ड तब ध्यान रखना जब किसी का 12th हाउस काफी एक्टिव हो, वो बहुत परेशान हो रहा हो, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, पागल खाना, सब 12वां घर है। जहां आप दुनिया से कट जाओ, जहां आप अपने लोगों से दूर चले जाओ, वो 12वां घर है। ठीक है। तो जेल, पागल खाना, हॉस्पिटल, ये सब 12वां घर है। तो यहां पर जब किसी का 12th हाउस, अच्छा 12th हाउस ना डिप्रेशन देते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन में व्यक्ति ना लोगों से बात नहीं करना चाहता, वो कट जाता है, वो दुनिया से कट जाता है। अच्छा, जिसको डिप्रेशन होता है वो कभी नहीं बोलता मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, वो बोलता ही नहीं है। जो बार बार बोल रहे हैं ना मुझे डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी हो रही है बस। और ये एंजाइटी भी बस नहीं है, एंजाइटी भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसको एंजाइटी है। एंजाइटी में इंसान बोलता है, डिप्रेशन में इंसान चुप हो जाता है, गुम हो जाता है, खो जाता है, वो बात नहीं करता। वो कहता, वो सिंपल सी बात है ना, 12वां घर क्या है, समझो इस बात को। 12वां घर अपने लोगों से दूर जाने का घर है, छोड़ देने का घर है, नुकसान जाने का घर है, मतलब आपका सबका सबसे छिन्न भिन्न हो जाने का घर है। 12वां घर मेडिटेशन का भी है। किसी का 12th हाउस एक्टिव हो, आप इसमें ना हम पूरे केपी एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखेंगे कि हर घर में, हर एक नेगेटिव घर में भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं। तो अगर किसी की लाइफ में कोई नेगेटिव हाउस एक्टिव है जिसकी वजह से वो परेशान है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको उस घर की पॉजिटिव एक्टिविटीज कराना स्टार्ट कर दे, तो नेगेटिव अपने आप खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एक जगह से पानी आ रहा है, अब 5 बोल्स है नीचे, अभी एक ही बोल में पूरा पानी डल रहा है, पानी तो आ ही रहा है, 12th हाउस की एनर्जी तो उसके ऊपर आ ही रही है, उसकी दशा एक्टिव है, 12th हाउस की एनर्जी तो ये इंसान रिसीव कर ही रहा है, 12वें घर की एनर्जी तो ये इंसान रिसीव कर ही रहा है। लेकिन उस 12वें घर की एनर्जी की वजह से इसको हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, क्योंकि एक ही बोल है अभी नीचे। तो हम क्या करते हैं, हम 4-5 बोल एक्स्ट्रा लगाते हैं जिससे कि वो एनर्जी स्केटर होना स्टार्ट हो जाए, और अपने आप ऑटोमेटिकली वो जो बोल है जिसमें अभी तक सारा पानी गिर रहा था, सारी एनर्जी जा रही थी, उस बोल में एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो बाकी सब जगह पर हम हमारा काम सिंपल ये है, उस एनर्जी को स्कैटर करना। कोई हॉस्पिटल में है, अभी आप वहां पर आप उसको क्या बोलो कि इसके नाम से, इसके पैसों में से, इसके बैंक अकाउंट में से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, या इस व्यक्ति को बाहर ले जाओ, इसका एटमॉस्फेयर चेंज कर दो, इसका हवा पानी चेंज कर दो। 12वां घर एक्टिव हो गया, ऑटोमेटिकली तबियत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर्स बोलते हैं, वो ऑल्दो वो नहीं बता रहे होते, लेकिन उन्होंने देखा है कि कई बार लोग हॉस्पिटल से अपने घर जाकर फिर बीमार हो जाते हैं, तो वो कहते हैं इनका हवा पानी चेंज कर दो तो ठीक हो जाएंगे। और लोग कई बार ठीक हो, कई बार क्या, बहुत बार हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपका है, आप बिना कुंडली देखे ये बोल दोगे ना कि अगर इसका हवा पानी चेंज, अगर पॉसिबिलिटी है तो हवा पानी चेंज कर दो, इसको कहीं और ले जाओ, कहीं और शिफ्ट कर दो इसको, जहां इसका कहीं और शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि अभी फर्स्ट फ्लोर पे था ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दो इसको। अगर वो व्यक्ति अपना हवा पानी परमानेंटली चेंज कर ले तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, तबियत ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये इस तरह की रेमेडीज हम अपने लाइफ में जब इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, आपको रिजल्ट 100% आता है। ठीक है। अब तो हमने ये 12 के 12 घरों का एक खांचा सा बनाया अपने दिमाग में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब बताने जा रही हूं वो क्या है, हर घर का से 12वां घर, हर घर से 12वां घर उसका निगेशन होता है। अच्छा, किसी को मेरी कोई बात ना समझ में आ रही हो ना तो मुझसे भी पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगी, कोई भी चीज अगर इस पर्टिकुलर इस लेक्चर की कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो मुझसे अभी पूछ लेना, क्लियर कर लेना।
और बाद में ही पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि बाद में नहीं पूछ सकते। बस ये वाली बात मत पूछना कि राशि राशि वही रहेगी जो लग्न चार्ट में होती है, ठीक है। हाँ, हर घर से 12वां घर उसका निगेशन होता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस क्या है, आप खुद हो, 12वां घर क्या है, जब आप खुद को खत्म कर मतलब लॉस हो जाता है आपका 12वां घर, पहले से तो 12वां घर 12वां ही है ना। दूसरा घर एक्टिव है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, आपका कुंडबा है, आप सेकंड हाउस बहुत एक्टिव है, आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। दूसरे घर से 12वां घर कौन सा घर है बताओ? फर्स्ट हाउस मैम, हमारा First हाउस। फर्स्ट हाउस एक्टिव है, अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन सेकंड हाउस बहुत एक्टिव है तो संचित धन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन धन के मामले में फर्स्ट हाउस एक्टिव है तो धन नहीं आएगा, क्योंकि वो सेकंड हाउस से 12वां घर है। क्लियर है? तीसरे घर, थर्ड हाउस दूसरा से 12वां घर कौन सा है? सेकंड हाउस। इतना समझो, हर घर से जो 12वां घर है ना वो उस घर का लॉस है। किसी के चार्ट में, किसी बच्चे के चार्ट में, मान लो कोई अपना बच्चे का चार्ट दिखा रहा है आपको और बोल रहे कि ना मैं ना सेकंड बेबी प्लान करने की बात सोच रहे हूं। आप उसके बच्चे का चार्ट देख रहे हो, उसके बच्चे के चार्ट में सेकंड हाउस एक्टिव है और थर्ड हाउस कहीं एक्टिव नहीं है। क्या उसकी मदर को सेकंड चाइल्ड होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर? नहीं होगा। उसके भाई बहन का घर है तीसरा घर, और तीसरे से 12वां कौन सा हो गया? सेकंड हाउस। अभी नहीं होगा। थर्ड हाउस एक्टिव होगा ना जब बच्चे के चार्ट में, तो ऑटोमेटिकली हम सबके चार्ट जुड़े हुए होते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखोगे माँ के चार्ट में भी फोर्थ हाउस एक्टिव होगा, फिफ्थ हाउस एक्टिव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय पर समय नहीं। उसके बाद फिर अब चौथा घर मैंने क्या बोला? बेसिक एजुकेशन का। बेसिक एजुकेशन किसी के दशा, महादशा, अंतरदशा में थर्ड हाउस एक्टिव है, फोर्थ हाउस एक्टिव नहीं है। वो बच्चे को आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर, उसकी बेसिक एजुकेशन बेकार होनी ही होनी। उसको नहीं समझ में आने वाली क्या जीवन में चल क्या रहा है, ये टीचर बता क्या रही है, नहीं समझ में आएगा। आप सब लोगों को पता है दैट आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी सब समझ लिए हैं, तो सब दिमाग तो ठीक ठाक है मेरा, मतलब समझ में तो आ जाती है चीजें। लेकिन ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मुझे शुरुआत में चीजें समझ नहीं आती थी। ये मैथ्स कैसे होता है नहीं समझ में आता था, इंग्लिश कैसे बोली जाती, कैसे, मतलब हमारे घर पे सब हिंदी बोलते थे, क्लास में मैम इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं पागलों की तरह खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आ पा रहा है। बेसिक एजुकेशन मतलब थर्ड हाउस इतना प्रोमिनेंटली एक्टिव है, और घर पे पूरे मतलब अपने भाई से अच्छे से लड़ रही हूँ, भिड़ रही हूँ, मतलब सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस, मानसिक शक्ति तो बहुत ज्यादा है, लड़ने भिड़ने वाली, एग्रेसिव एंड ऑल सब सारी चीजें, लेकिन पढ़ना नहीं हो पा रहा है क्योंकि फोर्थ कहीं से कहीं तक भी एक्टिव नहीं समझ में आया, कभी नहीं समझ में आया मुझे, जब तक वो बेसिक एजुकेशन चला ना, फोर्थ हाउस एब्सेंट था ना, तो बेसिक एजुकेशन चली तब तक नहीं समझ में आया। हाँ, नाइन्थ हाउस बहुत एक्टिव है मेरा, तो जैसे ही वो 10th 11th के बाद का जो हायर एजुकेशन जो होता है ना, वहां से एकदम पता नहीं कैसे ऐसा लगा जैसे कि लड़की ही बदल गई हो। मतलब वो कोई और लड़की थी और ये कोई और लड़की है, ऐसा सचमुच में ऐसा प्रतीत हुआ। तो अगर किसी भी, क्योंकि मैंने बहुत सफर किया था इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर किसी बच्चे का आपको थर्ड हाउस एक्टिव दिखाई देता है और फोर्थ नहीं है, तो जबरदस्ती खींच खांच के उसको, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, खेलने दो, मौज मस्ती करने दो, खेलने दो। थर्ड हाउस खेलने का है, आपकी हॉबीज का है, आपकी फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट कोई भी चीज आपको कैसे पसंद आती है, आपको पता है कोई भी चीज आपको कैसे पसंद आती है? अगर हम सब लोग कहीं जाएंगे और हम सब लोग कहीं जाकर जब हम लोग सब कहीं जाएंगे ना, तो हमको अलग अलग चीजें पसंद आएंगी। वो क्यों पसंद आती है?
आपकी जो फर्स्ट लाइकिंग है ना, जहां से आप लाइक करते हो चीजों को, वो थर्ड हाउस है। अवचेतन मन। जहां से आप पहली चीज आप आपकी अपनी हॉबी को प्रैक्टिस आप पांचवें घर से करते हो, लेकिन हॉबी आप चुनते कैसे हो, कोई चीज आप चुनते कैसे हो, वो कौन से घर से आती है, वो थर्ड हाउस से आती है। तो लेट द चाइल्ड डू वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू, करने दो उसको। मुझे शुरुआत से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसे वास्तु एस्ट्रोलॉजी, स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट आता था, बट पढ़ने में कभी नहीं आया। शुरुआत में बेसिक एजुकेशन में इट्स माय थिंग, मेरा अपना वो था। तो लेट देम, बच्चों को शुरुआत में कैसा भी हो, बड़े होकर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको उनको कोई काम भी कराना तो बड़े होकर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी पढ़ाई कैसी हो कैसी नहीं। तो थर्ड हाउस अगर एक्टिव है, वो फोर्थ का क्या है, फोर्थ का निगेशन। ठीक है, फोर्थ हाउस एक्टिव नहीं है, बच्चे की बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। पांचवा घर का निगेशन क्या है, फटाफट बताते जाओ। पांचवें घर का निगेशन क्या है, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। हीलिंग होगी कि नहीं होगी? अगर बीमार हो गया व्यक्ति, चौथा घर एक्टिव है, पांचवा घर है ही नहीं, तभी क्या होगा? मान लो किसी व्यक्ति का सिक्स्थ और फोर्थ हाउस ही एक्टिव है, हीलिंग हो पाएगी? छठे घर से बीमारी आ रही है, चौथे घर किसको निगेट कर रहा है, हीलिंग को निगेट कर रहा है। ठीक है, सातवें छठे घर का निगेशन क्या है, पांचवा घर। मैंने एक व्यक्ति का कंसल्टेशन किया था, उसने एक बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी थी, बहुत बेहतरीन बुक, काफी ओल्ड एज में था, बहुत ओल्ड एज में। तो उसने कहा कि मैंने इतनी अच्छी बुक लिखी और ये सारी चीजें करी, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ नॉर्मल टॉक। मुझे जिंदगी में इस बुक का कभी वो नहीं मिला, मतलब इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये बिकी नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और अब जाके बुढ़ापे में ये बिक रही है। ठीक है, अब जवानी में लिखी थी, बुढ़ापे में बिक रही है ये, और अब इससे फायदा हो रहा है। मैंने कहा उस टाइम आपका फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा, क्रिएटिविटी वाला माइंड से आपने बुक लिखी, और आपको इतनी बेहतरीन बुक लिखने का वो मतलब आइडियाज आए, न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस कहीं से कहीं तक एक्टिव नहीं होगा, अभी सिक्स्थ हाउस एक्टिव हो रहा है, तो बुक तब लिखी थी और उससे सामने वाले की जेब से पैसा अब निकल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? फिफ्थ हाउस सिक्स्थ हाउस का निगेशन है। सेवेंथ हाउस का निगेशन कौन है? Sixth house. Sixth house. Seventh house is for marriage and sixth house is for divorce. समझ में आ रहा है? सिक्स्थ हाउस नौकरी का है, सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का है। अगर किसी से पार्टनरशिप करनी है तो भी क्या होगा, किसी से पार्टनरशिप करनी है तो भी क्या होगा मैम? सेवेंथ हाउस एक्टिव होना चाहिए। सेवेंथ हाउस एक्टिव होना चाहिए, और अगर सिक्स हाउस एक्टिव है तब तो मैम थोड़ा दिक्कत, वो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएंगी। हाँ पार्टनरशिप में दिक्कत है। आपको सेवेंथ हाउस एक्टिव चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि सिक्स हाउस एक्टिव हो ना हो, बट सेवेंथ हाउस, यू नीड दैट सेवेंथ हाउस। आपको सातवां घर एक्टिव चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको सातवां घर चाहिए अगर आपको शादी करनी है। ठीक है, आपको पार्टनर चाहिए, आपको सेवेंथ हाउस चाहिए। लव अफेयर्स का कौन सा घर था? पांचवा घर। सातवां घर किसका है? मैरिज का। मैरिज का। एक चीज और ध्यान देना, सातवां घर शादी का है। अब शादी एक ऐसी टर्म है ना जिसको एक हम बहुत विविडली यूज कर लेते हैं, लेकिन सातवां घर ना पार्टनर मिलने का है। कई बार आज की डेट में आप देखोगे, क्योंकि मैं आपको आज प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग शादी नहीं करते लेकिन उसके बावजूद उनका पार्टनर मिला हुआ होता है उनको। मतलब वो पार्टनरशिप में होते हैं किसी के साथ, हो सकता है किसी घर में रह रहे हो, शादी नहीं की, ठीक है, सेवेंथ हाउस एक्टिव मिल जाएगा, सेवेंथ हाउस एक्टिव मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को लीगैलिटी के लिए नाइन्थ हाउस जरूर आना चाहिए। लीगैलिटी कौन देता है? नाइन्थ हाउस। रिलीजियसली कि दो जने साथ में आ जाएं, नाइन्थ हाउस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो किसी चीज को वैलिड करने के लिए, किसी चीज को हम कहते हैं ना कि अरे नहीं लिव इन में रह रहे हैं, मतलब ऐसे ही रह रहे हैं, शादी, लेकिन सेवेंथ हाउस एक्टिव तब भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर
7th हाउस का निगेशन हो गया, 6th हाउस का भी निगेशन हो गया, 8th हाउस का निगेशन कौन है? 7th हाउस। 7th हाउस, ठीक है। 8th हाउस का निगेशन है 7th हाउस। 7th हाउस एक्टिव है, 8th हाउस एक्टिव नहीं है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। 8th हाउस एक्टिव होना चाहिए, दूसरे का पैसा के लिए वो मिलना चाहिए। और मेरे से कोई व्यक्ति पूछ रहा था, उसको ना चाहिए थी, फंडिंग चाहिए थी, उसका कुछ तो था प्रोजेक्ट, उसको फंडिंग चाहिए थी, उसका 7th हाउस एक्टिव था, 8th एक्टिव कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा था। मैंने कहा देखो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पार्टनर मिल जाएगा। आप फंडिंग मत लो, आप पार्टनर लो, आप किसी को अपने काम में पार्टनर बना लो, ठीक है। और उसका पैसा मैं उसको इक्वल पार्टनरशिप दे दें, इक्वल पार्टनरशिप। 7th हाउस जब एक्टिव हो तो आप क्या सामने वाले को प्रिस्क्राइब करोगे? इक्वल पार्टनरशिप। 7th हाउस इक्वल पार्टनरशिप है। हाँ, 8th हाउस एक्टिव है और बंदे को तब पार्टनरशिप करनी है, तो आप क्या कहो? आप कहो एक काम करो, किसी का 8th हाउस एक्टिव है और वो पार्टनरशिप करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट कर सकते हो? अपने पार्टनर को अपने से ज्यादा देना, नहीं तो आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपका 8वां घर एक्टिव है, 8वां घर चीटिंग का भी, आपका 8वां घर एक्टिव है, इसका मतलब आपके पार्टनर का 2nd हाउस, आपके पार्टनर का फायदा। तो जब आपका 8वां घर एक्टिव हो तो आप अपने पार्टनर को 51% का पार्टनर बनाए, खुद को 49% का पार्टनर रखें, क्योंकि अल्टीमेटली उसको आपसे ज्यादा मिलना है, ठीक है। या फिर किसी दूसरे का पैसा लेकर काम करें, और पार्टनरशिप करने तो सामने वाले को ज्यादा पैसा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट दें। चलिए, 9th हाउस का निगेशन क्या है? 8th हाउस में। हाउस का निगेशन है 8वां घर। 8th हाउस। 9वां घर पीड़ा से मुक्ति है, 8वां घर पीड़ा है। जब आप किसी का जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं और हम देखते हैं कि किसी की हीलिंग होनी है कि नहीं होनी, तो हम 5th हाउस और 9th हाउस देखते हैं। 5, 9, 11 ये 3 हाउसेस होते हैं। अगर ये 3 हाउसेस हमको दिखाई दे गए, मैं राइटिंग पेपर पर लिख कर देती हूँ कि भैया तुम्हारी हर हाल में तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5, 9, 11 आ गए, तीनों हाउस है हीलिंग के। पीड़ा से मुक्ति है 9वां घर, ईश्वरीय कृपा है 9वां घर, और 11वां गेन से, 5वां हीलिंग है। 5, 9, 11 आ गया, 100% हीलिंग है भाई, 100% हीलिंग है। लेकिन यहीं पर अगर 4, 8, 12 आ गए, तब आप क्या बोलोगे? हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटलाइजेशन। ये भी भगवान का नाम, ठीक है ना। और अगर किसी के भी, जब हम कुछ इस तरह का देख रहे होते हैं ना, जब हम 3 और 7 का देखते हैं ना, 3 और 7 सचमुच में, मतलब सॉरी 2 और 7, जब हम 2nd हाउस और 7th हाउस देख लें, 8 और 12 के साथ मिक्स होकर आ जाएं, फिर आप हाथ ही जोड़ते हो, उसके बाद आप बोलते नहीं हो आगे, क्योंकि दूसरा और 7वां घर शो हो गया, तो ये मृत्यु है। 8वां घर मृत्यु का द्वार है, मृत्यु नहीं है। 8वां घर पीड़ा है, मृत्यु नहीं है। 7वां घर है पीड़ा से मुक्ति। पीड़ा से मुक्ति तो तभी मिलती है ना, कब मिलती है पीड़ा से मुक्ति? हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो 7वां घर जब दिखाई दे जाता है ना, तब हम क्या कहते हैं कि 7वां घर दिखाई दे गया अभी, तो इस चीज के लिए मतलब, लेकिन 5, 9, 11 दिखाई दे गया आपको, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, अभी कंप्लीटली ठीक हो जाएगा बंदा, ठीक है ना। 9th हाउस, 9th हाउस का निगेशन है 8th हाउस। 10th हाउस का निगेशन क्या है? 9th हाउस। देखो 10वां घर ना कर्म का घर है, काम करो, मेहनत करो, उठो, चलो, बात करो। 9वां घर किसका घर है? गाइड कर दो, राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर आगे तुम्हें टी पॉइंट पे जाकर वो मिल जाएगा, गाइड कर दिया। 10वां घर है, चलो चलो मैं लेकर चलता हूं, समझ रहे हो। 9th हाउस जब एक्टिव होता है ना, ऐसे व्यक्ति से बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं की जाती।
9वां घर गाइडेंस का है, कंसल्टेशन का है, अपनी नॉलेज शेयर करने का है। अपनी नॉलेज बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर करने का है। लेकिन 10वें घर का निगेशन है 9th हाउस। 9th हाउस जुपिटर का है, पता है ना आपको। और मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, अगर हम थोड़ा सा केपी से हटकर समझने की कोशिश करें कि 10वें घर का निगेशन 9th हाउस क्यों है। जुपिटर, मैंने आपको एक ऐसा प्लैनेट बताया था, अगर याद हो थोड़ा बहुत, और अगर जिसे नहीं सुना वो सुनो। जुपिटर सबसे ज्यादा आलसी प्लैनेट है। आलसी प्लैनेट क्यों? क्योंकि वो गुरु है, देव गुरु बृहस्पति है। वो उठ उठ के काम नहीं करते, उनसे काम होता नहीं है। वो थोड़े से बल्की हैं, मोटे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म पर जी रहे हैं। वो धर्म कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। प्योर ब्राह्मण है। आप अगर किसी प्योर ब्राह्मण को देखोगे ना, कभी आपको लीन नहीं मिलेगा। वो हल्के से चबी चबी टाइप में मिलेंगे, क्योंकि उनसे मेहनत नहीं होती है। ये बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है, इनसे मेहनत नहीं होती है, क्रूरता नहीं है इनके अंदर की ये बहुत परिश्रम कर सकते हैं, नॉलेज नहीं, बल्कि ये तो मेहनत वाली राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। जुपिटर कहाँ नीच का हो जाता है? कैप्रिकॉर्न में जाकर नीच के हो जाते हैं। इनको कौन सा घर चाहिए जहां आराम का घर हो? चौथा, ये एग्जॉल्टेड होंगे अपने इसमें कैंसर राशि में, जहां आराम है, वो है केयरिंग राशि, केयर कर लेंगे, सलाह दे देंगे, गाइडेंस कर देंगे, पढ़ा लेंगे, लेकिन काम नहीं हो। तो 10th हाउस का निगेशन है 9th हाउस। जब कोई इंसान आपसे कोई प्रोफेशन के लिए पूछ रहा हो ना, और उसका 9th हाउस एक्टिव हो, आप सिंपली, कोई आपसे कुछ बिजनेस के लिए पूछ रहा है, बिजनेस का कौन सा बिजनेस, कि हम ट्रेडिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, लाएंगे, नहीं होगा भैया। तुम एक काम करो, तुम अपनी विद्या को, जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें पता है, उससे किसी का भला कर दो, कंसल्ट कर लो, गाइड कर लो, ट्रेनी बन जाओ, पढ़ा दो, टीचर बन जाओ। तुमसे बिजनेस नहीं होने वाला, सॉरी, हाँ, बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा 9th हाउस एक्टिव है। और बिजनेस करने के लिए 10वें घर का पराक्रम चाहिए, 10वें घर की मेहनत चाहिए, वो होगी नहीं तुमसे, ठीक है। जब 9th हाउस बहुत एक्टिव हो, ऐसे व्यक्ति से बहुत मेहनत होती नहीं है। मैं अपने ऐसी कंसल्टेशंस के उससे बताती हूँ। किसी का चार्ट था, वो एक लेडी थी, हाउस होल्ड लेडी थी, मतलब ऐसे अपना घर में काम करती थी, अपने घर परिवार को संभालती थी, और जॉइंट फैमिली थी। तो उनका 9th हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव था। वेरी वेरी गुड लेडी, बढ़िया लेडी थी, तो बहुत बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव था। और 10th हाउस दूर दूर तक कहीं पर भी पिक्चर में नहीं था। मैं हमेशा किस चीज के बारे में बात करूं, देखो हमारे सारे घर कभी ना कभी एक्टिव होते हैं, लेकिन जिस दशा के बारे में बात करूं, मैं उस दशा के बारे में बताती हूँ आपको। जब मैंने चार्ट देखा, उस समय पर दूर दूर तक 10वां घर एक्टिव नहीं था। अब घर में अनबन हो रही है, बन नहीं रही है, उनका मन नहीं लग रहा है, उनका मन ऐसा लग रहा है कहीं भाग जाऊं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। अब सोचो मैंने क्या बोला होगा। आई थिंक कुछ अर्ली स्टेज का ही टाइम है ये। उस समय पता नहीं होता ना कि आप कैसे अच्छे तरीके से बोल सकते हो, किसी काम को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कैसे कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला आपसे घर का काम नहीं होता, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ छाड़ के भाग रहे हो, आलस ज्यादा है आपके अंदर। अब कोई आलसी आदमी कैसे मान ले कि मेरे अंदर आलस ज्यादा है? नहीं मान सकता ना। मैं बताती हूँ, ऐसा होता है, मेरे अंदर भी था और अभी भी है। इनफैक्ट मेरे से नहीं होता घर का काम। मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे रोज कहोगे ना कि मैं रोज घर का काम करूँ, नहीं हो पाता। मैं और किसी की बात क्या करूं। अगर 10th हाउस आपका एक्टिव नहीं होगा तो आपसे मेहनत नहीं होगी, बहुत मेहनत नहीं कर पाओगे आप। 10th हाउस एक्टिव होना चाहिए उसके लिए। आप 9th हाउस एक्टिव, आप बोल बचन कर सकते हो केवल, मतलब बोल के आप अपना ज्ञान दे सकते हो, आप अपना कंसल्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। तो मैंने कहा ना, बैठे बैठे आप बता सकते हो, सीधे जाओ, लेफ्ट मुड़ो, फिर आगे टक्कर पे आपको ही मिल जाएगा। बैठे बैठे आपसे कोई कहेगी चलो तुम मेरे को लेकर चलो, नहीं हो पाएगा।
10th हाउस एक्टिव नहीं है, आपसे बोला जा रहा है आप वॉशरूम साफ कर दो, आप किचन साफ कर दो, आप ये कर दो। अभी भाई मेहनत लगती है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। जिससे नहीं होता उससे पूछो, मेहनत लगती है। जिसका 10th हाउस एक्टिव है वो हैप्पीली कर रहा है वो सारे काम, उसको खुशी भी मिल रही है। लेकिन जिसका नहीं है वो उसे शरीर नहीं हिलाया जा रहा अपने ढंग से। तुम उससे बोल रहे हो किचन में ऊपर चढ़ चढ़ के सफाइयां करो, नहीं होगी, और उसकी वजह से फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी, इरिटेशन आएगी, फिर लड़ाई। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा देखो आपसे घर का काम होता नहीं है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़ाइयां हैं। कह रही मैम नहीं मैम मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, मैं करती हूँ। मैंने कहा एक होता है मन से करना और एक होता है जबरदस्ती। अब अगर आपसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है या जबरदस्ती आपको करना पड़ रहा है, इसकी वजह से सारी परेशानी है। आप सिंपली, उनको मैंने कोई रेमेडी नहीं दी, उनको मैंने सिंपली बोला कि आप अपने घर में हाउस हेल्प रखो, ठीक है, और अपने आप खुद से, जो आप वो बेसिकली वो थी मतलब बाय क्वालिफिकेशन का कुछ इंजीनियरिंग टाइप में, कुछ सॉफ्टवेयर टाइप का इंजीनियर में नहीं होते हैं। तो मैंने उनको बोला आप ना अपना सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देना स्टार्ट करो लोगों को कि और उससे जो भी आप अर्निंग आपको हो, उससे आप ना अपने लिए, अपने घर के लिए अच्छे हाउस हेल्प रखो, जिससे कि आपको घर का काम ना करना पड़े, आपके घर का सारा लड़ाई खत्म हो जाएगा। कि नहीं मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स माय एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। कहते मैम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं बताई आपने। उस टाइम तक ना मैं इतना समझ नहीं पा रही थी कि लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी चाहिए होती है, हाल में चाहिए होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो उनको ये लगेगा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, ये तो मैम मेरे को ऐसे नॉर्मल सलाह दे रही है कि अपने घर में थोड़ा सा मतलब अपनी क्वालिफिकेशन को यूज करो, कंसल्ट करो लोगों को, क्योंकि आपका 9th हाउस एक्टिव है, आपको कंसल्टेशन के लिए लोग मिल जाएंगे। तो 9th हाउस भी एक्टिव है, 7th हाउस भी एक्टिव है, तो क्लाइंट भी मिल जाएंगे, कंसल्ट भी आप अच्छा कर लोगे, वहां से आपको इनकम होगी। तो आप अपना अपने लिए हाउस हेल्प रखो, आपके घर के 99.9% कलेश खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, आप आलसी हो और आपसे काम होता नहीं है, ठीक है। तो आप जब आपका मेंटल प्लेन पीस में आ जाएगा ना, फिर कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लिटरली मैं, खैर मेरी बात मान लीजिए कैसे भी किया, बट कुछ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके घर में हाउस हेल्प रखे गए। एंड उसके बाद उनके हस्बैंड आए आफ्टर लाइक 1.5 ईयर के बाद, एंड इज लाइक मैम अभी घर में सब ठीक है, अभी इतना लड़ाई नहीं होती जितना पहले होती थी। अब मैंने ना हाउस हेल्प रख दिया है घर में, जो काम कर लेते हैं नॉल को, अब किचकिच होती नहीं किसी भी बात। समझ गए प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात है, चार्ट था, उनकी दशा ऐसी चल रही थी। 9th हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव था, नहीं था 10th हाउस एक्टिव, नहीं होगी मेहनत। 10वें घर में मंगल उच्च का होता है, जुपिटर नीच का हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया 10th हाउस का कैसे नेगेशन है 9th हाउस। कोई भी मेहनत वाला काम, जहां पर फिजिकल शारीरिक मेहनत हो रही हो इंसान की, भागा दौड़ी हो रही हो इंसान की, अगर उसका 9th हाउस एक्टिव है, कभी मत सजेस्ट करना उसको, उससे होगा नहीं। 10वां घर, अब 11वें घर का नेगेशन क्या है? 10th हाउस। अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी हो, करना चाहते हो आप, और आपका 10th हाउस शो हो गया, 10वां घर मेहनत का है, लेकिन मेहनत की प्राप्तियां कौन सा घर है? 2nd हाउस। 10वें घर से 2nd हाउस कौन सा है? 11th हाउस। तो मेहनत की प्राप्तियां 11वें घर से होंगी, लेकिन 11वें घर का निगेशन का अभी प्राप्ति, जब तक आप मेहनत कर रहे होते हो प्राप्ति नहीं होती है, वो 10वां घर है। अगर आप ये प्रश्न कुंडली में ज्यादा काम आता है हमारी, कि अगर कोई इंसान पूछ रहा है कि ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वहां पर 10th हाउस शो हो गया, तो अभी आप क्या बोलोगे? अभी तो आपको और मेहनत करनी है, अभी हो नहीं पाएगा, अभी इसका टाइम नहीं आया है, एग्जीक्यूट होने का टाइम नहीं आया। एग्जीक्यूट होने का टाइम कब आएगा? जब 11th हाउस शो होगा, वो प्राप्ति है। 10वां घर मेहनत है। 12वें घर का नेगेशन क्या है? 12वें घर का नेगेशन है 11वां घर। तो 12वें घर का नेगेशन है 11वां घर, मतलब अगर यहां पर नेगेशन कब देखते हैं, कोई कह रहा है मुझे विदेश जाना है, मुझे फॉरेन जाना है, और 11th हाउस शो हो रहा है, 12th हाउस शो नहीं हो रहा, फॉरेन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। फॉरेन जाने के लिए 12-11 दोनों शो होने चाहिए, 12-11 के साथ 9th हाउस शो होना चाहिए। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स, 12th हाउस फॉरेन और 11th हाउस इच्छा पूरी। आपकी इच्छा है
बाहर जाने की, क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, 9, 12, 11 जैसे घर शो हो जाए इच्छा पूरी। और अगर 11th हाउस शो हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, 12वां घर ना हो साथ में, तो 12th हाउस का निगेशन क्या है, 11th हाउस। इज दैट क्लियर, समझ में आया? हर घर का निगेशन उससे 12वां घर है। कैसे निगेशन है ये भी थोड़ा बहुत खांचा बना होगा। उसके बाद हर घर से सेकंड हाउस क्या होता है, हर घर से सेकंड हाउस उसको सपोर्ट करता है। आपको कौन सपोर्ट करता है, आपकी फैमिली। फर्स्ट हाउस को सपोर्ट कौन कर रहा है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को सपोर्ट कौन कर रहा है, थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस को सपोर्ट कौन कर रहा है, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस को सिक्स्थ हाउस। हर अगला घर आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि अगला घर क्या है, पहले घर का रिसोर्स है। आपके रिसोर्सेस क्या है, आपके रिसोर्सेस क्या है, सेकंड हाउस है ना आपके रिसोर्सेस। आप, सिमरन, अंकिता, जूही, वंदना जी, केविन जी, सीमा जी, आप सब लोगों के, आपका नाम मेरे को 1+IN2021 दिखाई दे रहा है। ठीक है, शर्मिष्ठा, हाँ, शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा। तो आप लोगों के रिसोर्सेज क्या है, आप लोगों के रिसोर्सेज, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो कहां से दिखाई देंगे, सेकेंड हाउस से। हर घर के रिसोर्सेज, हर घर के रिसोर्सेज उसके नेक्स्ट हाउस से दिखाई देते हैं। ठीक है ना, हर घर के रिसोर्स, आपका जुड़ा हुआ धन या आपका फैमिली, आपका पैसा सेकेंड हाउस से देखोगे। आपके स्पाउस का पैसा कौन से हाउस से देखोगे, 8th हाउस। ठीक है ना, आपके स्पाउस का पैसा 8th हाउस, आपका पैसा सेकेंड हाउस। हमेशा ध्यान रखना ये 2 रूल अभी के लिए। किसी भी घर से 12वां घर उसका नुकसान है, किसी भी घर से नेक्स्ट हाउस उसका फायदा है, उसके रिसोर्सेज है। दूसरा घर रिसोर्स, 12वां घर नुकसान। ठीक है, चलिए, तो आज बस इतना ही बेसिक था कि हम कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ने के लिए, ये बेसिक नॉलेज थी। नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको कृष्णमूर्ति चार्ट बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये डिफरेंट क्यों होता है लगन कुंडली से। ठीक है, और हम कृष्णमूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंग चार्ट बनाना सीखेंगे अपने हाथ से, क्योंकि जितने चार्ट आप अपने हाथ से बना लोगे ना, आप जीवन में कभी गलती नहीं कर पाओ, चाह कर भी। ठीक है, तो हम पहले सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, पहले हम अपने हाथ से बनाएंगे चार्ट, कि अपने हाथ से किस तरीके से बना सके कि कभी भी हम जीवन में किधर भी हों, इधर उधर कहीं पर भी हों, हम अपने हाथ से चार्ट बनाएं और चीजें दिखाई दें। तो मैम ये चार्ट हम लगन कुंडली से ही बनाएंगे, वहां से देखते हुए रेफर करते हुए? हाँ, रेफरेंस तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होगी, तो हम लोग यहाँ पर नक्षत्र देखेंगे, प्लैनेट्स देखेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है ना, तो रेफरेंस तो चाहिए ही होगी कहीं ना कहीं से, लेकिन ऐसी रेफरेंस होगी जो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं है, लेकिन आप कर सको। ठीक है जी, चलो। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये जो हम 12th हाउस की बात कर रहे थे, तो 12th हाउस में हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और आइसोलेशन ये सब बताया, तो हम चैरिटी भी इसमें इंक्लूड करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चैरिटी भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जितने डोनेशंस हैं वो भी इंक्लूड करेंगे इसमें। जो भी आपने जितनी हम डोनेशंस कराते हैं ना, वो सब 12th हाउस को सेटल करने की चीज होती है। इनफैक्ट कभी ना कभी तो मैंने बोला था, याद तो, बल्कि जहां 12वीं राशि बैठी होती है, जहां 12वें घर में जो प्लैनेट बैठा होता है, उसकी चीजें दान कराते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां घर है ही त्याग का, हटा। ओके मैम, ठीक है। मैम मेरा भी क्वेश्चन है मैम, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया था कि 10th हाउस का निगेशन 9th है, और उसमें वो क्यों है, क्योंकि वहां जुपिटर की राशि से उसकी मेहनत नहीं होती जुपिटर से, जो सैटर्न की है। तो मैम इसको आप 12th और 11th का थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि 12th हाउस का निगेशन 11th कैसे है? 12th हाउस का निगेशन, क्योंकि 12वें से अगर आप गिनना शुरू करोगे तो 12वें, हर पिछला वाला घर उसका निगेशन है। हाँ मैम, 12th हाउस से पिछला घर कौन सा है? 11th। 11th, तो 11th प्राप्ति का है, 12वां त्याग का है।
दोनों चीजें साथ में कैसे होंगी? गेन एंड लॉस, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये तो नाम से क्लियर है। हाँ। 12वां घर लॉसेस का है, 11वां घर गेन्स का है, तो 12वें का निगेशन है ना 11वां। एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि जब आपने बोला था किसी को अगर फॉरेन सेटलमेंट चाहिए तो उनको 9, 11 और 12 तीनों चाहिए होगा। 9 तो फिर- लॉन्ग जर्नी के लिए, हम्म, 12 फॉरेन के लिए, और 11 इच्छा है ना। यहाँ पर इच्छा है, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि आपसे कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब उसकी इच्छा है, ओके। तो वो इच्छा पूरी तो 11वें घर के आए बिना होगी नहीं। So it can be that two negating house can come बिल्कुल, together एक हमेशा साथ। बिल्कुल 12वें 11वें घर में तो हमेशा रहेगा ये। ठीक है मैम, तो वही कंफ्यूजन था उधर कि कैसे ये हो रही है। थैंक यू। हाँ मैम मेरा एक सवाल था मैम। हाँ जी। मैम जैसे आपने बोला ना कि 12वां घर चैरिटी का है, तो अब किसी के 12वां घर भी एक्टिव है, 11वां भी एक्टिव है, ठीक है। अब किसी को बड़ी चैरिटी करनी है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम बनेगी? नहीं, 12वां घर नहीं बनेगी। उसको करनी है। आप देखो सीमा जी, अभी आपने क्या बोला, उसको करनी है, मतलब उसकी इच्छा है ना करने की। बिल्कुल, हाँ, तो 11th घर इच्छा पूर्ति हो गया। इच्छा एग्जैक्टली। पूर्ति का है, तो 12वां और Yes. 11वां घर इस तरीके से वो करता है। अगर आपकी इच्छा है और आपका 11वां घर भी एक्टिव हो जाएगा। 11वां घर क्रिएट सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बोलूँ ना, क्योंकि मैं इधर 11वें घर की बहुत बड़ाइयां करने वाली हूँ आगे चल के, तो 11वां घर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज में बाधा उत्पन्न करता है, सिर्फ एक चीज में। अगर किसी को बाहर जाना है तो 12th हाउस चाहिए, इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन 12th हाउस चाहिए अगर बाहर जाना है तो। बिना 12th हाउस रोल प्ले किए बाहर नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। पहले तो 12वें घर को काफी बुरा माना जाता था, क्योंकि अपने जगह से निकलना पहले पाप समझा जाता था। कोई अगर अपनी जगह छोड़ देता था, विदेश ला जाता था, देश निकाला दिया जाता था उसको, तो उसको बहुत बड़ी सजा मानी जाती थी। लोग अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे, वहीं रहना चाहते थे, अपनी मातृभूमि पर रहना चाहते थे, ठीक है। तो लेकिन अब तो दुनिया बदल गई है, तो 12th हाउस का रोल भी थोड़ा अच्छे रोल में आ गया है, ठीक है जी। हाँ जी अजय जी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्चुअली एक ग्रेटिट्यूड के लिए बात करना चाहता हूँ। मैंने आपका BNN का कोर्स लिया। इट्स अ सुपर्ब कोर्स, सुपर्ब मींस आई हैव नॉट सीन सच साइंस एवर। मींस in this course entirely you have shown us the how to live the life, यानी जिंदगी कैसे जी सकते हैं with the help of this BNN. It's excellent and I have implemented some things. मैंने कुछ प्रयोग भी किए and it is going well. मैं वही बोलती हूँ आपको हमेशा, BNN के लिए मैं बोलती हूँ ना कि ये एक ऐसी साइंस है जो आपको ये बता देती है कि आपको अपना प्लैनेट्स के हिसाब से अपनी लाइफ कैसे परसू करनी है। आप रियली उसमें रिजल्ट आते हैं मैडम, 100% रिजल्ट आते हैं। BNN सिर्फ और सिर्फ उस चीज की साइंस है कि किस तरीके से आप नॉर्मल डेली लाइफ में कुछ चीजों को चेंज कर दो और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। रिसेंट एग्जांपल है मैडम, मैं बिजनेस के लिए मैंने बनाया था पूरा मर्क्यूरी का, एंड मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंट किया, तो इतना बिजनेस ड्रास्टिकली बढ़ गया कि आई एम नॉट एबल टू कैटर। अभी ऐसा सिचुएशन है क्या मेरे को ये करना पड़ रहा है सामने से, रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ। सो दैट इज एक्सीलेंट। और उसमें भी थोड़ा दो तीन इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, बट 2-3 मेरे क्वेश्चंस थे, लेकिन आई थिंक इट इज नॉट राइट क्वेरी। हाँ कल ही मैडम क्वेरी से, हाँ कल पूछूंगा, ठीक है ठीक है। मैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थैंक्स। नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, किसी को जिम जाने से फाइनेंशियल एकदम से बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है, बहुत जबरदस्त। मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन डिग्री वाइज बहुत क्लोज है बंदे को। मैं आपको क्या बताऊं, पहले ना, अच्छा ऐसे ना इन सारी रेमेडीज पर ना लोग ऑटोमेटिकली बिलीव नहीं करते कि अरे जिम जाऊंगा तो उससे मेरे पैसों का क्या लेना देना है, क्या अजीब बातें कर रहे हो। लेकिन जब आप खुद से करते हो ना, खुद से आपको भरोसा होता है, आप खुद पढ़ते हो और आप खुद उन चीजों को अप्लाई करते हो, तो आपको लगता है कि यार ये चीजें भी इतनी इम्पैक्ट करती हैं, बहुत जबरदस्त करती हैं। इसलिए मैं BNN को हमेशा बोलती हूँ
जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी को मैं बोलती हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो आप प्रोफेशनली, क्योंकि आप प्रोफेशनली आप रेमेडीज दे दोगे, प्रोफेशनली आप ये बता दोगे अच्छा ये होगा नहीं होगा, क्या है क्या प्रॉब्लम है, ऑल सब प्रोफेशनली करना है। केपी एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी। आपको पर्सनली अपनी लाइफ को यहां से यहां लेकर जाना है, क्योंकि ये डेली बेसिस पर हमारे दिनचर्या वाली जो रेमेडीज है ना, जो हमें ही समझ में आती है बीएनएन करने के बाद, वो ये बीएनएन हर इंसान को अपने लिए करना चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी शर्मिष्ठा। हाँ मैम, वो 5th और 6th हाउस का कुछ वो समझ नहीं आया, थोड़ा बताएंगे। 5th और 6th हाउस मतलब जो लॉस का जो वो एक अगर एक्टिव हुआ तो दूसरा कैसे वो नहीं वर्क करेगा, मतलब लॉस कैसे होगा वो 5th और 6th में। अगर 6th एक्टिव हो गया, अगर 5th नहीं एक्टिव है, तब वो उसका रिलेशन समझ में नहीं आया कि 5th और 6th में अगर 5th एक्टिव है और 6th एक्टिव नहीं है, हाँ जी, लॉस नहीं हुआ, लॉस की बात नहीं करी, मैं कह रही थी कि जिनका मैंने आप वो बुक वाला एग्जाम्पल वो कर रहे होगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना, उनका 6th हाउस कहीं से कहीं तक एक्टिव ही नहीं था। जिस दशा में उन्होंने बुक लिखी ना, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी, 5th हाउस बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव था। लॉस के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने उस बुक को बेचने की कोशिश की क्योंकि 6th हाउस एक्टिव नहीं था। 6th हाउस किसका? पैसा आने का। ठीक है, तो पैसा कब आएगा? जब छठा घर एक्टिव, छठा घर एक्टिव नहीं था, ओके, 5वां घर एक्टिव था। 5वां घर किसका है? क्रिएटिविटी का, क्रिएटिविटी का, कुछ नई चीज सोचने का, कुछ नए विचारों का। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बढ़िया लिख डाली, बिकी नहीं उनसे। क्यों नहीं बिकी? क्योंकि छठा घर एक्टिव नहीं था कहीं से भी। फिर उसके बाद जब दशा बदली, छठा घर एक्टिव हुआ, तो वो बुक बिकी जो उन्होंने जब उनका 5वां घर एक्टिव था तब लिखी थी। तो वो मुझे वो बता रहे थे। जैसे मैम आपने बोला कि 7th हाउस अगर एक्टिव होगा तो वो जो हमारे क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उनका अगर 5th हाउस एक्टिव है और 7th हाउस भी एक्टिव है, तब भी ऑब्वियस ही बात है। और अभी मैंने आपको बहुत बेसिक लाइन बताई है, थिन लाइन बताई है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल्स भी इसलिए दिए हैं जिससे कि आपके ना दिमाग में चीजें थोड़ी थोड़ी बैठ जाए। जब हम पहले अभी तो आपको ये भी नहीं पता एक्टिव कैसे देखते हैं, हाँ जी, है ना, अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि कैसे देखते हैं कि ये चीज एक्टिव है कि एक्टिव नहीं है। धीरे धीरे करके जब चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी ना, तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप वो हो जाएंगे। अभी सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखो, इस क्लास के 3 टेक अवे हैं। पहला, जो प्लैनेट जिस राशि में होगा उसी राशि में रहेगा, राशि बदलेगी नहीं। ठीक है। दूसरा, हर हाउस से 12वां घर उसका नुकसान है। और तीसरा, हर हाउस का 2nd हाउस उसका रिसोर्स है। इस क्लास की ये 3 टेक अवे हैं, दैट्स इट। सिंपल, कीप इट सिंपल। और आगे चल के धीरे धीरे करके जब मैं आपके साथ केस स्टडीज शेयर करूंगी, यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। ओके।